एक्शन, सस्पेंस और वो सब जो आप सुनना चाहते हैं। वेलकम बैक टू RRNOVELBOY। यहाँ सिर्फ स्टोरीज नहीं मिलती, यहाँ हर कैरेक्टर जिंदा होता है। आज हम जिस नॉवल मनवा की बात करने वाले हैं वो आपका दिमाग घुमा देगी। सो आर यू गाइज रेडी? चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 101, एक परिवर्तन। जुकोंग ने तुरंत ही हो रही असामान्य स्थिति को भांप लिया। उसे महसूस हुआ कि लिन मू के मन में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ है जिसे वह स्पष्ट रूप से नहीं समझ पा रहा था। उसे ये भी महसूस हुआ कि रहस्यमयी अंगूठी किसी न किसी रूप में लिन मू को प्रतिक्रिया दे रही है। क्या? रहस्यमयी घेरे के भीतर का वातावरण बदलते हुए महसूस करते ही जुकोंग अचानक चौंक उठा। शुकोंग ने देखा कि रहस्यमयी अंगूठी एक बार फिर सक्रिय हो गई है, क्योंकि दिव्य वेदी से प्रकाश की किरण निकल रही थी। वह ये देखने के लिए दिव्य वेदी की ओर दौड़ा कि वास्तव में वहां क्या हो रहा है। तारांकन 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 तारांकन। जब ये सब रहस्यमयी अंगूठी में हो रहा था तब लिन मू को वास्तविक दुनिया में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस समय उसका दिमाग एक अजीब अवस्था में चला गया था जहां उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह ठीक से सोच नहीं पा रहा है और अनगिनत विचार उसके दिमाग में उमड़ रहे हैं। उसने ये भी नहीं देखा कि दफ्तर में लोग उसे घूर रहे थे। लिन मू, लू शियाओ ने पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी और कदमों की आहट उनकी ओर बढ़ने लगी। उस लड़के ने क्या कहा? ये गलत है, पास आती हुई एक आवाज ने कहा। लू शियाओ और उपकप्तान ने देखा कि नगर प्रमुख कार्यालय से सटे एक अन्य कमरे से अंदर आ रहे हैं। अंदर आकर उन्होंने अपने कार्यालय में 3 लोगों को खड़े देखा। नगर प्रमुख ने नए उपकप्तान हान लेई को तो पहचान लिया, लेकिन बाकी 2 लोगों को नहीं जानते थे। लिन मू पूरे समय अपना सिर नीचे किए रहा, मानो वह सोच में डूबा हुआ हो। नगर प्रमुख लिन मू को ठीक से नहीं देख पा रहा था, इसलिए वह उसके और करीब आ गया। ये कौन है? हान लेई, कस्बे के मुखिया ने सवाल किया। हान लेई के चेहरे पर नाराजगी के भाव अभी भी बरकरार थे और उनमें कोई कमी आने का संकेत नहीं दिख रहा था। उसने नगर प्रमुख की ओर देखा और बोला, ये रात्रि जागरण में बचे हुए लोग हैं। हान लेई ने कस्बे के मुखिया के पद की परवाह किए बिना संक्षिप्त स्वर में कहा। हान लेई के नगर प्रमुख से बात करने का तरीका देखकर लू शियाओ दंग रह गया। उत्तरी नगर के सभी लोग आमतौर पर नगर प्रमुख से सम्मानपूर्वक बात करते थे और ऐसा व्यवहार वे बहुत कम ही करते थे। यहाँ तक कि नगर रक्षकों का कप्तान भी नगर प्रमुख का बहुत सम्मान करता था। टाउन हेड से समान स्तर पर बात कर सकने वाला एकमात्र अन्य व्यक्ति स्पिरिट एप्पल ऑर्चिड्स का सुपरवाइजर ली पेंग था, और वह भी केवल इसलिए क्योंकि उसे वुलिम शहर के मेयर द्वारा नियुक्त किया गया था। कस्बे के मुखिया ने हान लेई के लहजे पर कोई ध्यान नहीं दिया और बस लिन मू की ओर देखते रहे। ये लड़का क्या कह रहा था? कस्बे के मुखिया ने ऐसे पूछा मानो उसने पहले के शब्द स्पष्ट रूप से नहीं सुने हों। उन्होंने इसके गलत होने के बारे में कुछ कहा था, हान लेई ने उत्तर दिया। बोलने से पहले कस्बे के मुखिया ने अपनी दाढ़ी पर 2-3 बार हाथ फेरा। और इसमें गड़बड़ क्या है? सब कुछ, लिन मू ने धीरे से जवाब दिया। मेरी तरफ देखकर बोलो, लड़के। मेरा अपमान मत करो, कस्बे के मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा। लिन मू का ऐसा बर्ताव देखकर उपकप्तान भी बेहद गुस्से में था। उसे पहले से ही इतना मामूली काम करने का आदेश दिया गया था और वह नाराज था। ऊपर से लिन मू जैसा बच्चा भी उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज कर रहा था और बदतमीजी कर रहा था। थप्पड़, ऊपर देखो, लड़के। हान लेई ने गुस्से में लिन मू की पीठ पर थप्पड़ मारते हुए चिल्लाया। हान लेई को उम्मीद थी कि चोट लगने के बाद लिन मू लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ेगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यहाँ तक कि जब उसने लिन मू को मारा तब भी हान लेई को ऐसा लगा जैसे उसने किसी सख्त सतह पर प्रहार किया हो। क्या उसने अपने कपड़ों के नीचे कवच पहन रखा है? हान लेई ने सोचा। लिन मू ने आखिरकार ऊपर देखा और नगर प्रमुख की आंखों में घूर कर देखा। लेकिन जब नगर प्रमुख ने उसके चेहरे और आंखों को देखा तो उसके मन में खतरे की घंटी बज उठी। लिन मू के चेहरे पर क्रोध का भाव स्पष्ट था और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। मैंने सब कुछ कह दिया, लिन मू गुस्से से बोली। तारांकन 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 तारांकन। रहस्यमयी घेरे में वापस आकर जुकोंग दूर स्थित चमकते हुए अलौकिक वेदी की ओर बहुत तेज गति से यात्रा कर रहा था।
वेदी इस समय एक सफेद रोशनी से जगमगा रही थी और उससे ऊर्जा की तरंगें निकलती हुई महसूस की जा सकती थी। इस बार क्या हो रहा है? ज़ुकोंग ने बुदबुदाते हुए कहा। क्या उसे फिर से ज्ञानोदय का अनुभव होगा? ज़ुकोंग ने सोचा। जल्द ही ज़ुकोंग वेदी तक पहुंचा और उसमें आए बदलावों को देखा। वेदी अब अलौकिक नहीं रही, बल्कि मूर्त रूप ले चुकी थी और उसका आकार भी बढ़ा हुआ प्रतीत हो रहा था। वेदी से बड़े और जटिल प्रतीक उठते हुए और उसके चारों ओर फैलते हुए दिखाई दे रहे थे। ज़ुकोंग ने उन प्रतीकों को देखा और पहली बार खुद को उन्हें देखकर अचंभित पाया। वह इन प्रतीकों को बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहा था। अपने करोड़ों वर्षों के जीवन में ज़ुकोंग ने अनगिनत प्रतीक और उससे भी अधिक भाषाएं देखी थीं। वह कह सकता था कि वह उनके बारे में लगभग सब कुछ जानता था। ये कौन से प्रतीक हैं? रुको, नहीं, ये नहीं हो सकता। ज़ुकोंग अचानक कुछ समझकर चिल्लाया। वे प्रतीक अब वेदी से उठना बंद कर चुके थे और चारों ओर घूमने लगे थे। जल्द ही वे अनेक संकेंद्रित संरचनाओं में व्यवस्थित हो गए। ये संरचना विशाल थी और इसकी जटिलता असंख्य लोकों में भी शायद ही कहीं देखने को मिलती थी। सचमुच एक भव्य संरचना, ज़ुकोंग ने हैरानी से कहा। ज़ुकोंग इस संरचना सरणी के कार्य को निर्धारित नहीं कर सका क्योंकि वह रून अक्षरों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता था। रून अक्षरों को लिखने के लिए प्रयुक्त अक्षर दाओ लिपि के नहीं थे और पूरी तरह से भिन्न प्रतीत होते थे। फॉर्मेशन एरे के उपयोग को समझने में असमर्थ ज़ुकोंग ने अपना ध्यान लिन मू पर केंद्रित किया। उसने अपनी आत्मिक चेतना को रहस्यमयी घेरे से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया और बाहरी दुनिया का अवलोकन किया। ज़ुकोंग के लिए एक और आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी आत्मिक चेतना आसानी से रहस्यमयी घेरे से बाहर निकल गई। उसे दुनिया की पाबंदियों के कारण किसी प्रतिक्रिया की आशंका थी, लेकिन किसी तरह वह नहीं हुई। फिलहाल अपनी हैरानी को दबाते हुए ज़ुकोंग ने लिनमू के आसपास के वातावरण का जायजा लिया और स्थिति को समझने की कोशिश की। हालांकि ज़ुकोंग को लिनमू के परिवेश के बारे में मोटे तौर पर जानकारी थी, लेकिन ये लिनमू के मन में इसके बारे में सोचने के कारण थी, न कि उसकी स्वयं की आध्यात्मिक इंद्रियों के कारण। ज़ुकोंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करने से परहेज किया क्योंकि वह जानता था कि इससे विपरीत प्रतिक्रिया होगी। यहाँ आने के बाद ये पहली बार था जब ज़ुकोंग दुनिया को चारों ओर से देख रहा था। ज़ुकोंग ने लिन मू के चेहरे के भावों में आए बदलावों को देखा, लेकिन उसके मन में चल रही बातों को वह देख नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके मन के चारों ओर एक दीवार खड़ी हो गई हो, जो उसके विचारों को ढक रही थी और उसे उन्हें देखने से रोक रही थी। अगले ही पल ज़ुकोंग को लिन मू के भीतर एक हिंसक शक्ति का एहसास हुआ। उसके आसपास मौजूद अन्य लोग इसे महसूस नहीं कर सके, लेकिन चूंकि ज़ुकोंग सबसे करीब था, इसलिए वह इसे महसूस कर सकता था। क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन यह संभव नहीं है, वह अभी उस स्तर पर भी नहीं है। ज़ुकोंग ने मन ही मन कहा। इसके बाद ज़ुकोंग ने अपनी आध्यात्मिक चेतना को लिन मू के दांतियान की ओर निर्देशित किया ताकि उसके भीतर की स्थिति का अवलोकन कर सके। उसकी आध्यात्मिक चेतना उसके पेट से होकर दांतियान में प्रवेश कर गई। पहले तो उसे प्रवेश करते समय थोड़ी बाधा महसूस हुई, लेकिन उसकी श्रेष्ठ आध्यात्मिक चेतना ने उसे सफलतापूर्वक प्रवेश करने में सक्षम बना दिया। ज़ुकोंग ने दांतियान के चारों ओर देखा, जिसमें 1000 से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा के कण तैर रहे थे। ये आध्यात्मिक ऊर्जा के कण बेतरतीब ढंग से गतिमान प्रतीत हो रहे थे, मानो किसी चीज से भयभीत हों। फिर अंत में दांतियान के एक कोने में ज़ुकोंग ने इसे देखा। आकाश में एक धुंधली आकृति मंडरा रही थी, आध्यात्मिक ऊर्जा की हल्की हल्की धाराएं उससे दूर भाग रही थीं। ज़ुकोंग ने ध्यान से देखा और पाया कि वह आकृति आम लोगों के कपड़े पहने हुए थी और उसका चेहरा हिलते डुलते अंधेरे के एक पिंड जैसा था। अंधकार का वह विशाल पिंड कभी पुरुष के चेहरे में तो कभी स्त्री के चेहरे में रूपांतरित हो जाता था। ऐसा प्रतीत होता था कि ज़ुकोंग की आध्यात्मिक चेतना की उपस्थिति ने उस आकृति को विचलित कर दिया था और वह जागृत हो गई थी। चीख! आकृति के सिर से अचानक एक तीखी आवाज सुनाई दी। यह आवाज रोने की बजाय चीख जैसी थी क्योंकि ये दांतियान में गूंजी और आत्मा की ऊर्जा की फुहारों को प्रभावित किया। जो आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंगे पहले उस आकृति से दूर भाग रही थीं, वे अब अथाह गति से उसकी ओर बढ़ने लगीं। इसके बाद आकृति ने उन ऊर्जाओं को अत्यंत तीव्र गति से अवशोषित करना शुरू कर दिया और दांतियान में मौजूद ऊर्जा की मात्रा स्पष्ट रूप से कम होने लगी। अरे नहीं, ये तो वही है जो मैंने सोचा था, ज़ुकोंग ने सोचा।
जैसे जैसे आकृति आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करती गई, उसके चेहरे के भाव स्पष्ट होते गए। अंधकार का वह पिंड जो पहले कुछ हद तक पुरुष और स्त्री के भावों से मिलता जुलता था, अब और अधिक स्पष्ट होने लगा। जल्द ही अंधकार का वह पिंड वास्तविक चेहरों में तब्दील हो गया। एक चेहरा एक हटे कट्टे और बलवान पुरुष का था, जबकि दूसरा चेहरा एक कोमल और ममतामयी स्त्री का। दोनों चेहरों में कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जो स्वयं लिन मू से मिलती जुलती थीं। आकृति लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करती रही और चेहरे बारी बारी से पुरुष और स्त्री के रूप में बदलते रहे। क्या ये लिन मू के माता पिता हैं? अध्याय 102 प्रज्वलित हृदय सूत्र। लिन मू के माता पिता के चेहरे को उस अंधेरे आकृति के चेहरे पर उभरते हुए देखकर ज़ुकोंग थोड़ा चौंक गया। लिन मू ने इस बारे में मुझसे कभी बात क्यों नहीं की? ज़ुकोंग ने खुद से सवाल किया। क्या वह इसे अपने मन में लंबे समय से दबाए हुए था, इस हद तक कि अब यह उसके हृदय दानव में परिवर्तित हो गया है? ज़ुकोंग ने मन ही मन सोचा। वास्तव में दो चेहरों के बीच बदलती हुई आकृति कोई और नहीं बल्कि एक हृदय दानव थी। हृदय दानव साधक की भावनाओं, स्मृतियों और अपराधबोध का परिणाम होता है। ये सब मिलकर एक ऐसी सत्ता को जन्म देते हैं जो अंततः हृदय दानव बन जाती है। हृदय दानव किसी साधक को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है यदि वह इसका सामना न करे या इसे दबा न दे। हर साधक को एक दिन हृदय दानव का सामना करना पड़ता है, फर्क सिर्फ समय का होता है। यहाँ तक कि सबसे दृढ़, न्यायप्रिय, धर्मी और दृढ़ इच्छाशक्ति वाले साधकों को भी अपने कष्टों के दौरान हृदय दानव का सामना करना पड़ता है। अन्य सामान्य या अपरंपरागत साधकों की तो बात ही अलग है। हालांकि ज़ुकोंग के इतने हैरान होने का कारण ये था कि लिन मू अभी उस साधना स्तर पर नहीं था जहां वह हृदय दानव विकसित कर सके। हृदय दानव के जन्म के लिए बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए एक साधक हृदय दानव को कोर कंडेंसेशन स्तर से पहले विकसित नहीं कर सकता था। शिशोधन के मध्य चरण में लिन मू द्वारा इसका विकास करना सरासर निरर्थक था। ये बात हृदय दानव को देखकर ही स्पष्ट हो गई थी, क्योंकि ज़ुकोंग ये बता सकता था कि यह पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था और इसलिए लिन मू के दांत्यान में मौजूद आध्यात्मिक ची को जबरदस्ती अवशोषित कर रहा था। भले ही ये लिन मू की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा सोख ले, फिर भी यह जीवित नहीं रह पाएगा। फिर भी मुझे कुछ तो करना ही होगा, ज़ुकोंग ने मन ही मन कहा। ज़ुकोंग अभी कुछ करने ही वाला था कि अचानक अत्यधिक दबाव के कारण उसकी आध्यात्मिक चेतना पीछे की ओर धकेल दी गई। क्या? ज़ुकोंग पीछे हटते हुए बोला। उसने चारों ओर देखा और पाया कि ट्रू ग्रैंड फॉर्मेशन एरे सक्रिय हो गया था। उस पर अंकित प्रतीक हिलने लगे और अनेकों परिवर्तन प्रदर्शित करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग की क्रियाएं उस संरचना के भीतर छिपी हो और उससे एक झलक मिल रही हो। ज़ुकोंग सच्चे भव्य संरचना सरणी के रहस्यों में खो जाने से खुद को रोक नहीं पाया। कुछ क्षण बाद शरीर में सिहरन दौड़ते ही वह अचानक अपने विस्मय से बाहर आ गया। ये सचमुच बहुत भयानक है। यह मुझ जैसे व्यक्ति को भी अपनी चपेट में ले सकता है। ज़ुकोंग ने अपनी आवाज में थोड़ा डर लिए कहा, चीख। फिर ज़ुकोंग ने एक तेज गूंजती हुई चीख सुनी और फॉर्मेशन एरे के ऊपर एक अंडाकार आकृति प्रकट होते हुए देखी। वह अंडाकार आकृति चीखने, चिल्लाने और रोने जैसी आवाजें निकाल रही थी, जिन्हें सुनकर कान सुन्ना हो गए और रोंगटे खड़े हो गए। अंडाकार आकृति विलीन हो गई और उसके भीतर छिपा हुआ हृदय दानव प्रकट हुआ। हृदय दानव संरचना के ऊपर तैर रहा था और अत्यंत व्याकुल प्रतीत हो रहा था। लिन मू के दांत्यान से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद उसने अस्थायी रूप से अपना रूप स्थिर कर लिया था, लेकिन संभवतः वह इसे अधिक समय तक बनाए नहीं रख सका। हृदय दानव यहाँ क्यों है? ज़ुकोंग ने प्रश्न किया। हृदय दानव की गतिविधियों को किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, जिसे ज़ुकोंग भी नहीं समझ पा रहा था। अचानक सफेद प्रकाश से जगमगाती वेदी शक्ति से स्पंदित होने लगी। उससे और भी तीव्र ऊर्जा तरंगें निकलने लगीं। ज़ुकोंग इसके प्रभाव को सहने के लिए तैयार ही हुआ था कि उसने पाया कि ऊर्जा तरंगें उस तक पहुंच ही नहीं रही थीं। ज़ुकोंग ने वेदी की ओर देखा और पाया कि ऊर्जा की तरंगें केवल हृदय दानव को ही निशाना बना रही थीं। वेदी से ऊर्जा की तरंगें निकलती और फिर हृदय दानव को एक विशेष प्रकार के कवच में घेर लेती। क्या ये वेदी हृदय दानव को कैद कर रही है? नहीं, ये कुछ और ही है, ज़ुकोंग ने कहा। हृदय दानव के ऊर्जा कवच में पूरी तरह समाहित हो जाने के बाद वह वेदी की ओर तैरने लगा।
वह सफेद प्रकाश की किरण के ठीक ऊपर आकर रुक गया और उसी में समा गया। और फिर ऐसा हुआ, घेरे के भीतर का पूरा वातावरण बदल गया। वेदी से निकलने वाली प्रकाश की किरण अब सफेद नहीं रही, इसके बजाय ये गहरे लाल रंग में परिवर्तित हो गई। प्रकाश की तीव्रता बढ़ती गई और अंत में ये रक्त के लाल रंग में बदल गई। यह आभा, ये यहाँ कैसे हो सकती है? ज़ुकोंग ने सांसों के बीच कहा। रिंग के अंदर एक हिंसक और दमनकारी माहौल फैल गया जिससे ज़ुकोंग पीछे हट गया। इसमें कोई शक नहीं, ये राक्षसी मार्ग की आभा है। ज़ुकोंग ने ये कहा इससे पहले कि उसे बहुत दूर धकेल दिया गया। तारांकन 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 तारांकन। वास्तविक दुनिया में वापसी। लिन मू के दिमाग में यादों की एक धारा कौंध रही थी। एक किशोर लड़का दरवाजे के चौखट पर खड़ा रो रहा था। वह एक हटे कट्टे और ताकतवर आदमी को देख रहा था जो उस समय एक पत्थर से तलवार की धार तेज कर रहा था। पिताजी, कृपया मत जाइए, लड़के ने विनती की। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है मेरे बेटे, मुझे शिकार पर जाना होगा, हमारे पास अब और पैसे नहीं बचे हैं, उस आदमी ने कहा। स्पष्टतः वह आदमी और लड़का बाप बेटे की जोड़ी थे। लेकिन अगर आप भी माँ की तरह बीमार पड़ गए तो, लड़के ने कहा, मुझे ये जोखिम उठाना ही पड़ेगा। कस्बे का मुखिया किसी की मदद नहीं कर सकता और ये तो सर्दियों का मौसम भी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, मुझे तुम्हारी माँ के लिए दवाएं खरीदनी ही है, उस आदमी ने आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ कहा। यादें जल्द ही बदल गईं और लिन मू के दिमाग में एक अलग ही दृश्य उभर आया। लड़का अब 2 कब्रों के ऊपर अकेला खड़ा था। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए प्रणाम कर रहा था। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? अगर हम कुछ और दिन इंतजार कर लेते तो दवा आ जाती, लड़के ने चिल्लाकर कहा। अब मैं क्या करूं जब तुम दोनों चले गए हो? लड़के ने सिसकते हुए कहा। लड़का कुछ देर उसी स्थिति में बैठा रहा, फिर खड़ा हो गया। इसके बाद वह आंगन से बाहर निकला और बाहर का नजारा देखा। कई लोग रोते बिलखते और मातम मनाते नजर आ रहे थे। तब लड़के को समझ आया कि वह इस स्थिति में अकेला नहीं है, बल्कि और भी लोग उसी हालत में हैं। ये यादें लिन मू के मन में बार बार घूमती रहती थीं। हर बार वह सोचता कि अगर ऐसा न हुआ होता तो क्या होता, अगर उन्होंने कुछ अलग किया होता तो क्या होता, या अगर उन्होंने इंतजार करने का फैसला किया होता तो क्या होता। लेकिन हर बार जब वह इन सवालों के बारे में सोचता तो लिन मू के दिल में गुस्सा और बढ़ जाता। उसे अतीत की परिस्थितियां याद आ गईं और फिर यह भी कि कैसे नगर प्रमुख ने सभी की सहायता की गुहार को ठुकरा दिया था। फिर उसे नगर प्रमुख द्वारा भोगे जा रहे सभी ऐशो आराम याद आ गए और वह सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर ये सब किस लिए था। लिन मू को रहस्यमयी घेरे के अंदर घट रही घटनाओं की कोई जानकारी नहीं थी। उसके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से घटने लगी, तब भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस समय उसके लिए केवल उसके विचार ही मायने रखते थे। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। आवाज ने उससे पूछा कि क्या हुआ है, जिसका वह मुश्किल से ही जवाब दे पाया और केवल फुसफुसाकर ही कह सका। तभी लिन मू ने किसी को उसकी पीठ पर थप्पड़ मारते और उस पर चिल्लाते हुए सुना। इससे उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि वह और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। अब उसने ऊपर देखा और उसे पुकारने वाली आवाज को घूर कर देखा। वह उस व्यक्ति को मुंहतोड़ जवाब देना चाहता था जो उसके विचारों और यादों को परेशान कर रहा था। लेकिन जब लिन मू ने ऊपर देखा तो उसे वह व्यक्ति दिखाई दिया जो इस समय उसकी घृणा का मुख्य निशाना था। वही व्यक्ति जिस पर वह अपने पिछले दुख और त्रासदी का दोष मढ़ रहा था। उसने देखा कि नगर प्रमुख उसके सामने खड़ा उसे ऐसी निगाहों से देख रहा था मानो उसे नीचा महसूस कराना चाहता हो। उसके दिल में क्रोध चरम पर था जब लिन मू ने आखिरकार पर्याप्त हिम्मत जुटाकर अपना जवाब चिल्लाकर दिया। मैंने सब कुछ कह दिया। और फिर ऐसा लगा मानो उसके हृदय में व्याप्त क्रोध अब और नियंत्रित नहीं हो सकता था। लिन मू को किसी की पुकार सुनाई दी, मानो वह उसे अपने पास बुला रहा हो। उसने उस पुकार का जवाब देने का फैसला किया और देखा कि सब कुछ धीमा पड़ गया है। उसके सामने खड़े नगर प्रमुख की हरकतें थम गईं और यहां तक कि हवा में तैरते धूल के कण भी स्थिर हो गए। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया ही रुक गई हो। फिर लिन मू को इसका एहसास हुआ, कोई चीज उसके मन को अपनी ओर खींच रही थी। उसने अपनी झिझक छोड़ दी और जो होना था होने दिया। उसने खुद को एक विशाल खाली मैदान में पाया। जमीन लाल थी, मानो खून से सनी हो, और आसमान भी गहरे लाल बादलों से भरा हुआ लग रहा था।
कुछ ही पलों में लिन मू को खून की धातु जैसी दुर्गंध भी महसूस होने लगी। फिर उसने उन्हें आकाश में प्रकट होते देखा। हजारों धुंधली आकृतियां दिखाई देने लगीं। उनकी संख्या बढ़ती ही गई, अंततः वे अनगिनत हो गईं और आकाश उनसे ढक गया। वे आकृतियां गहरे लाल रंग की परछाई मात्र थीं, हालांकि उन सभी के आकार और आकृति भिन्न भिन्न थे। कुछ आकृतियां पहाड़ों जितनी विशाल थीं, तो कुछ बैल जितनी छोटी। फिर भी सबसे छोटी आकृति भी लिन मू से कई गुना बड़ी थी। कुछ आकृतियों के अनेक हाथ पैर थे, कुछ के सींग थे, कुछ की पूंछ थी, जबकि कुछ के पंख थे। ऐसी अनगिनत आकृतियां थीं, और ये आकृतियां लिन मू को घेरे हुए थीं। फिर अंततः उसने उन्हें बात करते हुए सुना। विशाल क्षेत्र में गरजते हुए मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगी, क्योंकि सभी आकृतियों की आवाजें एक साथ मिलकर एक अमानवीय, राक्षसी आवाज बन गईं। अपने हृदय को भट्टी की तरह प्रज्वलित करो, अपने क्रोध को अपनी शक्ति का स्रोत बनाओ और संसार पर कहर बरपाओ। जलते हुए हृदय सूत्र को देखो। अध्याय 103 मार डालो। जब लिन मू इस खून जैसे लाल विशाल मैदान में थी, तब ज़ुकोन वर्तमान में चल रहे परिदृश्य पर विचार कर रही थी। पहले बौद्ध मार्ग, फिर तलवार मार्ग और अब राक्षसी मार्ग। ऐसी कोई तकनीक कभी नहीं रही जो इतने सारे साधना मार्गों को एक साथ जोड़ सके, खासकर दो बिल्कुल विपरीत मार्गों को। राक्षसी मार्ग पहले दो मार्गों का विरोध करता है। यह उनके साथ स्थिर रूप से कैसे रह सकता है? शुकोंग ने विचार किया। हृदय दानव के नष्ट हो जाने के बाद ज़ुकोन को लिन मू की चिंता नहीं रही। उसकी चिंता ये थी कि हृदय दानव लिन मू को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन रहस्यमयी अंगूठी ने उस समस्या का समाधान कर दिया और उसे किसी तरह नष्ट कर दिया। हालांकि उस रहस्यमयी अंगूठी में एक विशाल राक्षसी आभा फैली हुई थी, शुकोंग जानता था कि यह अंगूठी का ही काम था और वह केवल लिन मू की मदद कर रही थी। शुकोंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से एक बार फिर बाहरी दुनिया का अवलोकन करने का प्रयास किया, लेकिन पाया कि अब ऐसा करना पूरी तरह असंभव था। पहले वह दुनिया की पाबंदियों के बावजूद भी ऐसा कर सकता था, हालांकि उसे इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि रहस्यमयी घेरा खुद को बंद कर चुका है, जिससे आत्मा की चेतना बाहर नहीं निकल पा रही थी। लिन मू का दिमाग भी अभी भी सुरक्षित था, इसलिए ज़ुकोन को वहां भी कोई सफलता नहीं मिली। मुझे बस इंतजार करना होगा और देखना होगा, ज़ुकोन ने मन ही मन बुदबुदाया। तारांकन 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 तारांकन। वास्तविक दुनिया अभी भी ठहर सी गई थी और लिन मू खून से लाल विशाल भूमि में खड़ा होकर राक्षसी आवाजों के मिश्रण को सुन रहा था। पहले तो उसे उन आवाजों को सुनकर अजीब सा लगा था। लिन मू ने सोचा था कि ऐसी आवाजें सुनकर उसे डर लगना चाहिए था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय जितना ज्यादा वह उन्हें सुनता गया, उतना ही उसे सुकून महसूस होने लगा। ये आवाजें पहले तो एक ऐसी भाषा में थीं जिसे उसने पहले कभी नहीं सुना था, फिर भी वह किसी तरह समझ पा रहा था। लेकिन बाद में ये हिंसक मंत्रों में बदल गया। मंत्र गूढ़ थे और लिन मू उन्हें समझ नहीं पा रहा था, फिर भी किसी न किसी तरह साथ ही साथ वो उन्हें समझ भी रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मंत्र उसके अंतर्मन से गूंज रहे हों और उसे उन्हें एक गहरे स्तर पर समझने में मदद कर रहे हों। मंत्रों का जाप लिन मू के भीतर कुछ जगाने की कोशिश कर रहा था। उसने महसूस किया कि उसका क्रोध, जो चरम सीमा पर था, अचानक और भी बढ़ गया। मानो पानी से भरा कोई पात्र जो टूटने ही वाला था, अचानक और अधिक भर गया हो। लिन मू अनजाने में मंत्रों को दोहराने लगा। जितना अधिक वह मंत्र दोहराता, उतना ही उसका क्रोध बढ़ता जाता, लेकिन साथ ही साथ उसे सुकून भी मिलता। यह उसे एक अजीब तरह का आराम दे रहा था। यह उसे बता रहा था कि क्रोधित होना उसका अधिकार है और उसके क्रोध का निशाना गलत है और जो भी उसका विरोध करेगा उसे खत्म कर देना चाहिए। लिन मू लगातार मंत्रों का जाप करता रहा और उसे महसूस हुआ कि वे उसकी यादों में अंकित हो रहे हैं। वे और भी स्पष्ट होते जा रहे थे। अंततः जाप बंद हो गए और लिन मू रक्त के लाल विस्तार से गायब हो गया। लिन मू ने देखा कि नगर प्रमुख उसके सामने खड़ा है, अभी भी गंभीर भाव से स्थिर है, और अचानक उसे लगा जैसे समय फिर से बहने लगा हो। हवा में तैरते धूल के कण घूमने लगे और कमरे में मौजूद लोगों की सांसों की हल्की आवाजें फिर से सुनाई देने लगीं। यहां तक कि दिल की धीमी धड़कनें भी उसके कानों में साफ साफ सुनाई देने लगीं। लिन मू के चेहरे पर द्वेष से भरी एक क्रोधित मुस्कान उभर आए और उसने जलते हृदय सूत्र का जाप शुरू कर दिया। उसके पूरे शरीर की नसें तन गईं और उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया।
फिर बिना किसी झिझक के लिन मू ने अपना हाथ बढ़ाया और अपने सामने खड़े नगर प्रमुख का चेहरा पकड़ लिया। जब लिन मू की उंगलियां नगर प्रमुख के चेहरे पर गड़ गईं, तो नगर प्रमुख और उपकप्तान इतने सदमे में थे कि वे कुछ बोल भी नहीं पाए। लेकिन इससे पहले कि वे दर्द से चीख पाते, आध्यात्मिक ऊर्जा ने लिन मू के हाथ को मजबूत कर दिया और उन्होंने बल प्रयोग किया। चटकना, दबाव आना। एक भयानक चटकने और कुचलने की आवाज सुनाई दी जब लिन मू के हाथों में शहर के मुखिया का सिर चूर चूर हो गया। पकड़ इतनी जोरदार थी कि खून और दिमाग चारों ओर बिखर गया। लिन मू के चेहरे पर भी खून के छींटे और माथे पर दिमाग के कुछ सफेद टुकड़े दिखाई दे रहे थे। फिर भी ऐसी स्थिति में भी उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान खिल रही थी। लू शियाओ, जो इस पूरी घटना को भय से देख रहा था, अब जमीन पर गिर पड़ा था। उसकी पतलून पेशाब से भीगी हुई थी। जाहिर है वह इतना डर गया था कि उसने पेशाब कर दिया था। हान लेई भयावहता से पीछे हटते हुए बड़ी मुश्किल से अपने होश संभाल पाया। क्या तुमने क्या किया? हान लेई ने मुश्किल से कहा। स्वयं एक साधक होने के बावजूद हान लेई ने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। लिन मू द्वारा दिखाई गई अथाह शक्ति उसके लिए अत्यंत भयावह थी। यहाँ तक कि ची शोधन के चरम स्तर के साधक के लिए भी किसी व्यक्ति का सिर इस तरह कुचलना असंभव था। ऐसा करने के लिए उन्हें किसी मार्शल तकनीक या हथियार का इस्तेमाल करना पड़ता। लेकिन हान लेई को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि कस्बे के मुखिया को इतनी आसानी से कैसे मार दिया गया। वह कुछ ऐसा जानता था जो इस कस्बे में बहुत कम लोग जानते थे। वह जानता था कि कस्बे का मुखिया भी आध्यात्मिक ऊर्जा का साधक था, और वह भी ऊर्जा शोधन के अंतिम चरण में। उसने हमेशा अपनी साधना को कस्बे में सबसे छिपाकर रखा था, इसलिए उसकी शक्ति के बारे में शायद ही किसी को पता था। नगर प्रमुख की उच्च कोटि की ख्याति ही वह कारण था जिसके चलते नगर रक्षकों के कप्तान और उपकप्तान उनका इतना सम्मान करते थे। लेकिन किसी व्यक्ति को इस प्रकार मरते देख उन्हें वास्तविकता पर संदेह होने लगा। हान लेई को लिन मू पर शुरू से ही शक था, क्योंकि उसने सुना था कि उसने पिछली रात बड़ी आसानी से दरवाजे तोड़ दिए थे। उसने यह बात रात्रिचर दल के अन्य सदस्यों से सुनी थी, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह इतना शक्तिशाली होगा कि एक साधक को पल भर में मार डालेगा। अचानक उसके दिमाग के पुर्जे बहुत तेजी से घूमने लगे, क्योंकि उसने घटनाओं की कड़ी को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया था। तुम ही थे जिसने हमारे आदमियों को मारा और पुराने गोदाम पर छापा मारा। हान लेई ने स्तब्ध स्वर में कहा। दुर्भाग्यवश हान लेई ने ऐसा कहकर गलती कर दी थी। सदमे में आकर उसने अपने सारे राज खोल दिए और लिन मू के अनुमानों की पुष्टि कर दी। हालांकि अपनी गलती के लिए पूरी तरह से हान लेई को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। शायद अगर कोई और उसकी जगह होता और वही घटनाएं देखता, तो वह भी शायद इसी तरह प्रतिक्रिया देता। हालांकि हान लेई के ऐसा कहने से उसका भाग्य लिन मू के हाथों में ही तय हो गया। इससे तो मेरा काम और आसान हो गया, लिन मू ने कर्कश आवाज में कहा। हान लेई ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और उसे लिन मू की ओर तान दिया। नहीं, हिलना मत, हान लेई ने कांपती हुई आवाज में कहा। लिन मू ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और जवाब में अपनी तलवार मूठ से निकाल ली। उसने हान लेई की ओर वार किया, जिसे हान लेई ने अपनी तलवार से रोकने की कोशिश की, लेकिन ये लगभग नामुमकिन था। लिन मू के हमले की ताकत इतनी थी कि मानो तलवार उसके हाथ से छूट ही गई हो। ये जानते हुए कि वह अकेले इस स्थिति से नहीं निपट पाएगा, हान लेई संभावित समाधानों के बारे में सोचने लगा। तभी उसकी नजरें जमीन पर गिरे हुए लू शियाओ पर पड़ी और उसके मन में एक विचार आया। उसने आध्यात्मिक शक्ति से अपने पैरों को मजबूत किया और लू शियाओ की ओर झपटा। लिन मू तुरंत उसके पीछे चल पड़ा। उसे अपनी टांगों को आध्यात्मिक शक्ति से मजबूत करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी अपनी स्वाभाविक ताकत ही काफी थी। लेकिन फिर भी उसे थोड़ी देर हो गई, क्योंकि हान लेई लू शियाओ के पास पहुंच गया और उसे ढाल की तरह अपने सामने उठा लिया। हिम्मत मत करना हिलने की, वरना मैं तुम्हारे दोस्त को यहीं मार डालूंगा, हान लेई ने लू शियाओ की गर्दन पर तलवार रखते हुए कहा। क्या? लू शियाओ बस इतना ही कह पाया और डर के मारे उसने अपने होंठ भींच लिए। उसके दांत किटकिटाने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वह दहशत से कांप रहा था। ये स्पष्ट था कि ये दिन आने वाले वर्षों तक उसे सताता रहेगा और उसका सबसे बुरा सपना बन जाएगा। यानी अगर वह आज बच गया तो। ये देखकर लिन मू के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई और फिर उसने बोलना शुरू किया।
व्यर्थ प्रयास। फिर अगले ही पल लिन मू का शरीर एक क्षण के लिए धुंधला हो गया और वह हान लेई के सामने से गायब हो गया। इस घटना को देखकर हान लेई की आंखें फटी रह गईं और फिर हमेशा के लिए उसी स्थिति में अटक गईं। अब एक तलवार उसके सिर में घुस गई थी। यह उसकी गर्दन के निचले हिस्से से अंदर गई और सिर के ऊपरी हिस्से से बाहर निकल आई। तलवार की नोक लू शियाओ के सिर से बस कुछ मिलीमीटर दूर थी, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं हुआ क्योंकि वह पीछे नहीं देख पा रहा था। हान लेई का मृत शरीर जमीन पर गिर पड़ा, जिससे लू शियाओ को मुक्ति मिल गई। अध्याय 104 होश में लौटना। 1 मिनट पहले ज़ुकोंग ने आखिरकार रहस्यमयी अंगूठी के चारों ओर मौजूद अवरोध को गायब होते हुए महसूस किया। वह लिन मू के मन से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चारों ओर मौजूद सुरक्षा कवच के कारण असफल रहा। लेकिन अब जब उसकी आध्यात्मिक चेतना अंगूठी से बाहर निकल सकती थी, तो वह कम से कम बाहर क्या हो रहा है उसे देख सकता था। जैसे ही ज़ुकोंग की चेतना अंगूठी से बाहर निकली, उसने देखा कि लिन मू के हाथों में नगर प्रमुख की खोपड़ी चूर चूर हो रही है। वह इस अचानक घटनाक्रम से आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन इसलिए नहीं कि लिन मू ने किसी को मार डाला था, बल्कि इसलिए कि उसने ये काम कितनी जल्दी और सहजता से किया था। फिर ज़ुकोंग ने लिन मू के चेहरे के भाव और उसके शरीर की हालत देखी। उसके चेहरे पर मौजूद द्वेषपूर्ण मुस्कान, खून से लाल आंखें और खींची हुई नसें, ये सब देखकर उसके मन में सिर्फ एक ही बात आई: राक्षसी शक्ति। वह वास्तव में दानव जाति की जन्मजात क्षमता की नकल करने में सक्षम है। ज़ुकोंग ने विस्मय व्यक्त किया। क्या ये वह नई क्षमता है जो उसे अंगूठी से मिली है? क्या इसीलिए अंगूठी में राक्षसी मार्ग की आभा थी? ज़ुकोंग ने सोचा। उसके मन में कई और सवाल उठ रहे थे, जिनके जवाब उसे अभी नहीं मिल सकते थे। लेकिन यह उसकी सबसे छोटी चिंता थी। ज़ुकोंग डेमोनिक माइट क्षमता के बारे में जानता था और इसके दुष्प्रभावों से भी वाकिफ था। क्या वह इन्हें सहन कर पाएगा? नहीं, उसके पास इतनी आध्यात्मिक शक्ति नहीं है कि वह उस स्तर तक पहुंच सके। वह अब किसी भी समय थक जाएगा, ज़ुकोंग ने सोचा। इसके बाद ज़ुकोंग ने हान लेई को अपना रहस्य उजागर करते और लू शियाओ को बंधक बनाते देखा। फिर उसने लिन मू को पलक झपकाते ही अपने पीछे प्रकट होते और तुरंत उसे मार डालते देखा। यह थोड़ा अजीब है। इस क्षमता का उपयोग करने के बाद उसकी इंद्रियां सुस्त हो जानी चाहिए थीं, लेकिन वे अभी भी सामान्य प्रतीत होती हैं। क्या ये क्षमता राक्षसी शक्ति नहीं है? ज़ुकोंग ने सोचा। तारांकन 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 तारांकन। लिन मू हान लेई के शव और बेहोश पड़े लू शियाओ के ऊपर खड़ी थी। जाहिर है, लू शियाओ के लिए यह पूरी घटना बेहद दर्दनाक रही थी और सदमे के कारण वह बेहोश हो गया था। लिन मू ने हान लेई की खोपड़ी में फंसी छोटी तलवार को बाहर निकाला और फर्श पर और खून बिखेर दिया। कमरे में मौजूद दोनों लोगों को मार डालने के बावजूद उसे संतुष्टि नहीं मिली। वह और अधिक चाहता था। उन्हें मारते समय उसे जो सुकून मिला वह क्षणिक था और कुछ मिनटों के बाद गायब हो गया। उसके भीतर का क्रोध अभी भी उबल रहा था और अधिक की मांग कर रहा था। लिन मू ने बेहोश पड़े लू शियाओ की ओर देखा। उसे ये सब समझाना झंझट का काम होगा और इमारत के बाहर और भी लोग हैं। बेहतर होगा कि उसे मार ही दें और इस झंझट से छुटकारा पा लें। लिन मू ने मन ही मन कहा। ज़ुकोंग ने लिन मू की बड़बड़ाहट सुनी और उसे चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा क्योंकि उसके दिमाग में मौजूद सुरक्षा कवच अभी भी मौजूद था। यह उसकी क्षमता है। यह उसके दिमाग पर हावी हो गई है और मुझे उससे बात करने से रोक रही है। ज़ुकोंग समझ गया। लिन मू लू शियाओ के दिल में तलवार भोंकने ही वाला था कि अचानक वह पीछे लड़खड़ा गया। उसका सिर चकराने लगा और अत्यधिक थकान की लहर उस पर छा गई। लिन मू ने पास की दीवार को पकड़ लिया और जमीन पर गिर पड़ा। क्या हो रहा है? लिन मू बेहोश होने से पहले बोली। तो आखिरकार उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई। बिल्कुल सही समय पर, वरना वह स्थिति को और जटिल बना देता और अपना काम बढ़ा लेता। ज़ुकोंग ने राहत भरी आवाज में कहा। देखते हैं उसे ठीक होने में कितना समय लगता है। मुझे उस पर नजर रखनी होगी, हालांकि मुझे नहीं पता कि मैं कब तक ऐसा कर पाऊंगा। दुनिया भर में पाबंदियां जल्द ही फिर से लागू होने वाली हैं। ज़ुकोंग ने अपनी बात समाप्त की। ज़ुकोंग को समझ आ गया था कि दुनिया की पाबंदियां उसकी आध्यात्मिक चेतना को प्रभावित क्यों नहीं कर रही थी। इसका कारण वह रहस्यमयी अंगूठी थी।
उसका अनुमान सही साबित हुआ जब रहस्यमयी अंगूठी के अंदर का वातावरण धीरे धीरे सामान्य होने लगा। वेदी एक अलौकिक अवस्था में लौट आए और उससे निकलने वाली प्रकाश की किरण भी रुक गई। यहां तक कि ट्रू ग्रैंड फॉर्मेशन एरे भी मानो कभी अस्तित्व में ही नहीं था, मानो गायब हो गया हो। तब ज़ुकोंग ने महसूस किया कि संसार के बंधन उसके आध्यात्मिक अस्तित्व को वलय में वापस धकेल रहे हैं। अब तो हमें इसे किस्मत के भरोसे ही छोड़ना होगा। अगर किसी ने उसे ढूंढ लिया तो उसे खुद ही इसका सामना करना पड़ेगा। ज़ुकोंग ने सोचा। लिन मू के लिए सौभाग्य की बात यह थी कि ऐसा लगता था कि लोग नगर प्रमुख के कार्यालय में बहुत कम आते थे, क्योंकि 1 घंटे बाद भी कोई उनसे मिलने नहीं आया। यहां तक कि कोई क्लर्क या कर्मचारी भी मिलने नहीं आया। इससे ये स्पष्ट होता था कि महापौर या तो बहुत ही अंतर्मुखी थे या इतने दबंग थे कि लोग उनसे दूरी बनाए रखते थे। लिन मू आखिरकार थका हुआ महसूस करते हुए जागा। उसका शरीर दर्द कर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने प्रशिक्षण में बहुत ज्यादा जोर लगा दिया हो। उसने चारों ओर देखा और अपनी लड़ाई के बाद का मंजर देखा। तभी उसे पुरानी यादें सताने लगीं। उसने पहले जो कुछ भी किया था वह सब उस पर सुनामी की तरह आ गिरा। मैंने ये कैसे कर दिया? और मैंने लू शियाओ को मारने के बारे में सोचा भी क्यों? लिन मू ने डरते हुए खुद से कहा। आखिरकार तुम जाग गए। जो कुछ भी हुआ है वह तुम्हारी नई प्राप्त क्षमता के कारण हुआ है। ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। एक नई क्षमता, बर्निंग हॉट सूत्र। लिन मू को याद आया। तो इसे जलते दिल का सूत्र कहते हैं। इसके प्रभावों के लिए ये नाम बिल्कुल उपयुक्त है, मुझे कहना ही पड़ेगा। ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। क्या आपको इसके बारे में पता है, सीनियर? लिन मू ने हताश स्वर में पूछा। लिन मू अपने किए पर थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहा था और उसका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं था। वह जवाब जानने के लिए बेचैन था, क्योंकि हालांकि उसे बर्निंग हॉट सूत्र के मंत्र याद थे, लेकिन इसके प्रभाव उसकी सोच से कहीं अधिक खतरनाक थे। जब उन्हें शांत हृदय सूत्र और विच्छेदन हृदय सूत्र प्राप्त हुए थे तब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। प्रज्वलित हृदय सूत्र का प्रभाव सबसे अधिक प्रभावशाली था, या यूं कहें कि अत्यधिक प्रबल था। ज़ुकोंग लिन मू के मन की बात जानता था और उसे पता था कि उसे जल्द ही उसे कुछ देर समझाना पड़ेगा। लेकिन अभी उसे पहले इस स्थिति से निपटना था। वह शायद भूल गया था कि अगर किसी ने उन्हें यहां देख लिया तो वे रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी है, लेकिन अभी समय नहीं है। पहले आपको यहां की स्थिति से निपटना होगा। कोई भी यहां आकर आपको ढूंढ सकता है, ज़ुकोंग ने कहा। तब लिन मू को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और वह और भी अधिक तनावग्रस्त हो गई। पहले आपको अपनी आत्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना होगा। अंगूठी में रखे हुए आत्मिक सेब खा लें, ज़ुकोंग ने आह भरते हुए सुझाव दिया। लिन मू ने सीनियर शुकोंग की सलाह मानी और अंगूठी से 3 आध्यात्मिक सेब निकालकर खाने लगे। कुछ ही मिनटों में वे सेब उनके पेट में समा गए। फिर उन्होंने हृदय विच्छेदन सूत्र का जाप शुरू किया और अपने पेट में प्रवाहित हो रही आध्यात्मिक ऊर्जा को आत्मसात किया। 2 मिनट बाद ही उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का कुछ हिस्सा पुनः भर गया और उसे लगभग 100 प्रकाश की किरणें प्राप्त हो गईं। एक और महत्वपूर्ण बात जो उसने देखी वह ये थी कि हृदय विदारक सूत्र का प्रयोग करने के बाद उसका कुछ तनाव कम हो गया था। इसके बाद लिन मू ने वरिष्ठ शुकोंग को इस प्रभाव के बारे में बताया और उनसे और सलाह मांगी। यही उम्मीद थी। बौद्ध मार्ग और तलवार मार्ग राक्षसी मार्ग के बिल्कुल विपरीत हैं। बिल्कुल, ज़ुकोंग ने कहा। आप किन रास्तों की बात कर रहे हैं? लिन मू ने पूछा। मैं आपको बाद में इनके बारे में समझाऊंगा। बस इतना जान लीजिए कि शांत हृदय सूत्र और विच्छेदन हृदय सूत्र आपको प्रज्वलित हृदय सूत्र के दुष्प्रभावों से उबरने में मदद कर सकते हैं, शुकोंग ने आग्रह किया। लिन मू ने सहमति में सिर हिलाया और शांत हृदय सूत्र का जाप करने का प्रयास किया। उनके लिए एक और आश्चर्य की बात यह थी कि शांत हृदय सूत्र का प्रभाव विच्छेदन सूत्र से भी बेहतर था, क्योंकि उन्हें तुरंत बेहतर महसूस होने लगा। उनकी मानसिक स्थिति सामान्य हो गई और उनके विचार फिर से तेज हो गए। लिन मू अब अपनी मौजूदा स्थिति के संभावित समाधानों के बारे में सोचने लगा। उसने नगर प्रमुख और हान लेई को मार डाला था और यह खबर पूरे शहर में फैलने से नहीं रुक सकती थी। भले ही वह उनके शवों को छुपा दे और घटनास्थल को साफ कर दे, फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उसे नगर के केंद्र में प्रवेश करते देखा होगा। कर्मचारियों और भाड़े के सैनिकों ने उन सभी को इमारत में प्रवेश करते देखा था, इसलिए अगर वह उनके सामने से निकल जाता तो ये बेहद संदिग्ध होता।
हालांकि उसके सामने एक और समस्या थी, लू शियाओ। वह निर्दोष था और उसने उन दो लोगों की हत्या होते देखी थी, इसलिए अगर उसने दूसरों को इसकी सूचना दी तो उसके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। क्या इसलिए मेरे पिछले रूप ने लू शियाओ को मारना चाहा था? सिर्फ इसलिए कि मुझे अतिरिक्त बोझ न उठाना पड़े। खैर, यह शायद काम कर जाए, लेकिन मैं सिर्फ इस वजह से उसे मारना नहीं चाहता। लिन मू ने सोचा, आपके पास कुछ ऐसा है जो न केवल इस स्थिति से निपटने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि संभावित रूप से इसे आपके पक्ष में मोड़ने में भी मदद कर सकता है, ज़ुकोंग ने कहा। अध्याय 105 समाधान ढूंढना। वरिष्ठ शुकोन की बातें सुनकर लिन मू की आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। क्या बात है सीनियर ज़ुकोंग? लिन मू ने सांस रोककर पूछा। तुम्हें याद है कि भाड़े के सैनिक कैसे गायब हो गए थे? ज़ुकोंग ने जवाब दिया। लिन मू को अचानक समझ आ गया कि सीनियर ज़ुकोंग का क्या मतलब है और उसने जल्दी से जवाब दिया। बिल्कुल, स्मृति को भ्रमित करने वाला पाउडर। लिन मू ने हैरानी से कहा। वास्तव में, यदि आप इसका सही ढंग से उपयोग करते हैं, तो आप न केवल लोगों की यादों को मिटाने में सक्षम होंगे बल्कि दृश्य को बदलकर उनकी धारणा को भी बदल सकेंगे, ज़ुकोंग ने समझाया। जी, सीनियर, इस तरह मैं लू शियाओ की याददाश्त मिटाकर उसे भी बचा सकता हूँ। लेकिन क्या इससे कोई फायदा होगा, क्योंकि 1 घंटा बीत चुका है? लिन मू ने चिंता से कहा। लू शियाओ पर इसका इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह पूरे समय बेहोश रहा है। उसकी यादें अभी भी उसी स्तर पर होंगी। लेकिन भाड़े के सैनिकों और कर्मचारियों के मामले में स्मृति को भ्रमित करने वाले पाउडर का मुख्य कार्य उन्हें भ्रमित करना होगा, ज़ुकोंग ने समझाया। तो अहम बात यह होगी कि किसी तरह उनके नजरिए को बदला जाए। अगर मुझे कोई अच्छी योजना बनानी है तो यह थोड़ा मुश्किल होगा, लिन मू ने बुदबुदाते हुए कहा। लगता है, फिलहाल मैं इसे पहले लू शियाओ पर ही इस्तेमाल कर लूंगी। लिन मू ने सोचा। लिन मू ने स्मृतिभ्रंश करने वाले विष का उपयोग करने के बारे में सोचा और महसूस किया कि उसे इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है। इसलिए उसने एक बार फिर वरिष्ठ ज़ुकोंग से संपर्क किया। तो फिर मुझे स्मृति को भ्रमित करने वाले पाउडर का उपयोग कैसे करना चाहिए, वरिष्ठ? मेरा मतलब है, क्या यह मुझ पर भी असर नहीं करेगा? लिन मू ने सवाल किया। आपको बस अपने मुंह और नाक को ढकना है ताकि यह सांस के साथ अंदर न जाए। इसके इस्तेमाल के लिए बस थोड़ी सी मात्रा छिड़कनी है क्योंकि यह बहुत असरदार है। उस शीशी में जितनी मात्रा है, वह 500 से ज्यादा लोगों के लिए काफी है, ज़ुकोंग ने जवाब दिया। अब, इसे लू शियाओ पर इस्तेमाल करो। बस शीशी का ढक्कन थोड़ा सा खोलो और उसे एक पल के लिए उसकी नाक के पास ले जाओ। उसके बाद, उसकी पलकें खोलकर देखो कि उसकी पुतलियां फैलती हैं या नहीं। अगर वे फैलती हैं, तो इसका मतलब है कि यह काम कर रहा है, ज़ुकोंग ने निर्देश दिया। लिन मू ने वरिष्ठ ज़ुकोंग के निर्देशों का पालन किया और स्मृतिभ्रंश करने वाले पाउडर की शीशी निकाल ली। उसने अपने चेहरे से खून साफ किया और फिर एक कपड़े से अपना मुंह और नाक ढक लिया। तभी उसे एक विचार आया और उसने हेईशी से प्राप्त बिना चेहरे वाला मुखौटा निकाला। फिर उसने अतिरिक्त सावधानी के तौर पर उसे अपने चेहरे पर लगा लिया। यह अच्छा है, अगर जरूरत पड़ी तो कम से कम तुम अपनी पहचान छुपा पाओगे। साथ ही, मेरा सुझाव है कि तुम अपने कपड़े भी बदल लो, ज़ुकोंग ने सलाह दी। लिन मू ने सलाह का महत्व समझा और उसे मानने का फैसला किया। फिर उसने स्मृति को भ्रमित करने वाले पाउडर की शीशी खोली और एक पल के लिए लू शियाओ पर उसका प्रयोग किया। इसके बाद उसने ढक्कन जल्दी से बंद कर दिया और लू शियाओ की पलकें खोलकर उसकी स्थिति की जांच की। वाकई, उसकी पुतलियां फैल गईं और पाउडर का असर हो चुका था। इसके बाद लिन मू ने दफ्तर की सफाई करने का फैसला किया। सबसे पहले उसने कस्बे के मुखिया और हान लेई के शवों को घेरे में रखा। अब उसके सामने एक कठिन काम था, उसे चारों ओर फैले खून के छींटे और मांस के छोटे छोटे टुकड़ों को साफ करना था। लिन मू ने कपड़े बदलते समय अपने चेहरे से खून साफ कर लिया था, इसलिए उसका एक काम कम हो गया। फिर उसने रिंग से कुछ कपड़े निकाले और दफ्तर की सफाई शुरू कर दी। लेकिन बदकिस्मती से खून लकड़ी के फर्श और दीवारों पर लग चुका था, जिससे उसे साफ करना नामुमकिन हो गया। यह तरीका काम नहीं करेगा, मुझे मदद चाहिए, लिन मू ने बुदबुदाते हुए कहा। तुम उस हेईशी नाम की लड़की से पूछकर देख सकते हो, वो तुम्हारा पीछा कर रही है ना? ज़ुकोंग बोला। हाँ, ये सच है, लेकिन समस्या इस जगह को छोड़ने की होगी।
लिन मू ने जवाब दिया, तुम खिड़की से स्मृति को भ्रमित करने वाला पाउडर छिड़कने की कोशिश कर सकते हो। इससे ज्यादा लोग प्रभावित होंगे, लेकिन शायद कोई दिक्कत नहीं होगी और इससे सिर्फ अराजकता ही बढ़ेगी। ज़ुकोंग ने सुझाव दिया। लिन मू ने सोच विचार करने के बाद ऐसा करने का फैसला किया। वह सामने वाली सड़क की ओर खुलने वाली बड़ी खिड़की के पास गया और उसे खोल दिया। उसने अंदर झांककर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। उसने पाया कि खिड़की के नीचे एक छज्जा था जो उसे नीचे से लोगों से छिपाए रखता था, इसलिए वह आसानी से स्मृतिभ्रंश करने वाला पाउडर वहां से फैला सकता था। लिन मू ने पहले हवा का रुख देखा और फिर खिड़की से स्मृतिभ्रंश करने वाला पाउडर धीरे धीरे छिड़कना शुरू किया। वह ये तो नहीं कह सकता था कि इसका असर हुआ या नहीं, लेकिन नीचे से आने वाली आवाजें कम से कम सुनाई देने लगी थीं। फिर उसने दफ्तर के बाहर गलियारे में भी थोड़ा पाउडर छिड़क दिया, ताकि अगर कोई दफ्तर जाए तो उस पर भी इसका असर हो। अब येशी को ढूंढना है। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, इसलिए थोड़ा मुश्किल होगा, लिन मू ने कहा। इसके बाद लिन मू बगल में स्थित बालकनी की ओर बढ़ा और दरवाजा खोल दिया। उसने चारों ओर देखा और सुनिश्चित किया कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। बालकनी इमारत के प्रवेश द्वार के तिरछे में थी और पास ही स्थित एक अन्य इमारत की छत के निकट थी। लिन मू ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाया और फिर खुद को तैयार किया। गहरी सांस लेकर वह बालकनी से कूद गया और पलक झपकते ही दूसरी छत पर पहुंच गया। टेलीपोर्टिंग के जरिए उसने बिना कोई शोर किए सुरक्षित रूप से वहां पहुंच गया। लिन मू छिपकर येशी को ढूंढने लगी। उसे ढूंढना मुश्किल होता जा रहा था। येशी ने उसे आपात स्थिति में 3 उंगलियां ऊपर उठाने को कहा था, लेकिन यह तभी कारगर होता जब येशी उसे देख पाती। फिलहाल इस स्थिति में यह बिल्कुल बेकार था। कहीं मुझे सहायता मांगने के लिए सेफ हाउस जाना तो नहीं पड़ेगा, लिन मू ने सोचा। तभी उसने देखा कि सड़क के दूसरे छोर से एक घोड़ागाड़ी कस्बे के केंद्र की ओर आ रही है। उसे घोड़ागाड़ी जानी पहचानी लगी और फिर उसने उसे चलाने वाले व्यक्ति को देखा। ये वही व्यक्ति था जिससे उसने सुरक्षित ठिकाने के ऊपर वाली दुकान में अभिवादन किया था। ये वही व्यक्ति था जिसने उच्च अधिकारी के वस्त्र पहने हुए थे। मुझे लगता है कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ, लिन मू ने मन ही मन कहा। लिन मू ने गाड़ी के इमारत के पास से गुजरने का इंतजार किया और फिर उसकी छत पर नजर डाली। गाड़ी की छत के किनारे उठे हुए थे, इसलिए लोग उसे देख नहीं पा रहे थे। वह रेंगते हुए आगे पहुंचा और धीमी आवाज में ड्राइवर को पुकारा। जब लिन मू ने 2-3 बार कुछ कहा तो ड्राइवर ने उसकी बात अनसुनी कर दी, इसलिए उसने अपनी आध्यात्मिक चेतना का प्रयोग करके उसे सचेत किया। लिन मू को पहले से ही पता था कि ड्राइवर भी एक साधक है। जैसे ही उसकी आध्यात्मिक चेतना ड्राइवर से छुई, वह कांप उठा और ऊपर की ओर देखा। वहां लिन मू गाड़ी के ऊपर से अपना हाथ दिखा रहा था। मैं लिन मू हूं, हम सुबह मिले थे, लिन मू ने कहा। इसके जवाब में ड्राइवर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। गली में मुड़ते ही नीचे उतर जाना, तांगा चालक ने कहा। इसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी को पास की ही एक गली में मोड़ दिया और लिन मू उसकी तरफ कूद गई। ड्राइवर ने लिन मू की ओर मुड़कर देखा और बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो तुम्हें लेने ही आ रहे थे। ये सुनकर लिन मू ने हैरानी से अपना सिर झुका लिया। तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम मुझे लेने आए हो? लिन मू ने सवाल किया। ही शी ने आपको 30 मिनट तक कस्बे के केंद्र से बाहर आते नहीं देखा, इसलिए वह हमें सूचना देने आए। फिर नेता ने हमें बचाव अभियान शुरू करने का आदेश दिया, चालक ने उत्तर दिया। जैसे ही ड्राइवर ने अपना वाक्य पूरा किया, गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से ये वान 2 अन्य लोगों के साथ बाहर निकली। लगता है हम बेवजह ही परेशान हो रहे थे, हे वान ने कहा। तुम बाहर कैसे आ गए? हे शी तो इतनी देर से प्रवेश द्वार पर ही नजर रख रहा था, हे बाओ ने कहा, जो इस समय बिना मास्क के उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े पहने हुए था। गाड़ी से उतरने वाला आखिरी व्यक्ति भी नकाब पहने हुए था। उसने कुछ नहीं कहा और बस एक तरफ खड़ा रहा। लिन मू ने अनुमान लगाया कि वह वही व्यक्ति था जो सुबह उनकी बैठक में बाधा डालने आया था। नहीं, असल में इससे भी बड़ी समस्या है, लिन मू ने कहा। किस तरह की समस्या? हे बाओ ने सवाल किया। अगर मैं आपको गाड़ी में दिखाऊं तो बेहतर होगा, लिन मू ने कुछ आम लोगों को गली में प्रवेश करते देख कहा। सभी ने सिर हिलाया और गाड़ी में बैठ गए, सिवाय ड्राइवर के जिसने घोड़ों की जांच करने का नाटक किया। सभी के गाड़ी में बैठने के बाद उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया।
गाड़ी की खिड़कियां पहले से ही ढकी हुई थीं, इसलिए किसी के भी अंदर देखने का कोई डर नहीं था। तो क्या अब आप हमें दिखा सकते हैं? हे इवान ने पूछा। लिन मू ने सिर हिलाया और शहर के मुखिया और हान लेई के शवों को बाहर निकाल लिया, जिससे सभी लोग चौंक गए। अध्याय 106 योजना की शुरुआत। गाड़ी में बैठे लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इतने समय से वे चिंतित थे कि लिन मू के साथ कुछ हो गया है। वे सोच रहे थे कि उसकी पहचान उजागर हो गई है और वो पकड़ा गया है या कुछ और। जब हे शी ने हेई वान और हेई बाओ को खबर दी, तो वे सबसे बुरे हालात के लिए तैयार थे। लेकिन अब जब लिन मू उनके सामने थी और उसने उन्हें इतनी चौंकाने वाली बात दिखा दी थी, तो वे दंग रह गए। अगर यह वाइस कैप्टन हान लेई है, तो दूसरा व्यक्ति कौन है? हेई वान ने सवाल किया। कस्बे के मुखिया की खोपड़ी पूरी तरह से कुचल गई थी और लगभग गायब हो चुकी थी। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वे फिलहाल उसे पहचान नहीं पा रहे थे। इसके अलावा उसने अलग तरह के कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि आमतौर पर जब वह सार्वजनिक रूप से दिखाई देता था तो वह आम लोगों के कपड़े पहनता था, न कि ऐसे उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े जो उसने अभी पहने हुए थे। ये कस्बे का मुखिया है। लिन मू ने बिना किसी भाव के जवाब दिया। क्या ये कस्बे का मुखिया है? क्या उसे क्या हुआ? हे बाव हकलाते हुए बोला। मैंने अपना आपा खो दिया और उन्हें मार डाला, लिन मू ने जवाब दिया। लिन मू ये ठीक से नहीं समझा सका कि उसने ऐसा क्यों किया, इसलिए यही वह तरीका था जिससे वह इसे समझा सकता था। हालांकि लिन मू के स्पष्टीकरण के बाद भी उनका सदमा जरा भी कम नहीं हुआ, बल्कि ये और भी बढ़ गया। ये किस तरह का बच्चा है? भले ही वह शोधन के शिखर पर हो, यह कोई आसान काम नहीं है। हे वान ने लगभग बिना सिर वाले नगर प्रमुख को देखते हुए सोचा। नियंत्रण खो दिया, लेकिन कैसे? हे बाओ अभी और कुछ पूछने ही वाला था कि अचानक हे वान ने उसकी बाह पर थपथपाया। हे वान के हाव भाव को समझते ही हे बाओ ने अपने शब्द वापस खींच लिए और होंठ बंद कर लिए। हे वान भी कुछ सोचते हुए अपनी आंखों से हे बाओ को इशारे कर रही थी। लिन मू अभी भी इस बात को और विस्तार से समझाने के बारे में सोच रही थी, इसलिए उसने उनकी छोटी सी बातचीत पर ध्यान नहीं दिया। तो अभी असल स्थिति क्या है? हे वान ने सोच समझकर एक एक शब्द बोला। तो मुझे समझाने दीजिए, लिन मू ने कहा और फिर कुछ हिस्सों को छोड़ते हुए और कुछ को बदलते हुए जो कुछ हुआ था उसका पूरा विवरण देना शुरू कर दिया। लिन मू ने उन्हें बताया कि उन्हें उनके शामिल होने के बारे में कैसे पता चला और उन्होंने पुष्टि की कि वे दोषियों में से हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने अपना आपा खो दिया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने नगर प्रमुख के कार्यालय में सारी विलासिता देखी और कैसे उन्होंने पिछले साल महामारी से पीड़ित लोगों को किसी भी प्रकार की सहायता देने से इनकार कर दिया था। हेई वान और हेई बाओ दोनों ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी और उसे एक बार भी नहीं टोका। लिन मू को उम्मीद थी कि वे उससे और सवाल पूछेंगे या उसके दावों को स्पष्ट करेंगे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने ऐसा नहीं किया और सीधे सीधे सब कुछ स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो हमें इस स्थिति को पलटने के लिए एक योजना की आवश्यकता है, लिन मू के बोलने के बाद हेई वान ने कहा। हाँ, लिन मू ने जवाब दिया। डिब्बे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया क्योंकि सभी लोग अब इस स्थिति से निपटने के संभावित समाधानों और तरीकों के बारे में सोचने लगे थे। उन्होंने 5 मिनट तक सोचा और फिर सबसे पहले उस नकाबपोश व्यक्ति ने प्रतिक्रिया दी जो अब तक चुप था। स्मृति को भ्रमित करने वाला पाउडर पहले से ही असर में है ना? फिर हमें बस कस्बे के मुखिया के कार्यालय में किसी तरह का सबूत प्लांट करना है। बाकी लोग यही सोचेंगे कि यह उन्हीं लोगों का काम है जो भाड़े के सैनिकों के गायब होने के पीछे थे। नकाबपोश आदमी बोला। ये वाकई एक कारगर तरीका है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी और जानकारी जुटानी है। अगर वे इसकी गहराई से जांच करेंगे तो उन्हें आसानी से पता चल जाएगा कि यह झूठा था। हान वेई ने कहा, हमें उन्हें ये सोचने पर मजबूर करना होगा कि ये वही लोग हैं जो असल अपराधी हैं। इस तरह न केवल हम उन्हें जनता के सामने बेनकाब कर देंगे, बल्कि असली अपराधी भी भ्रमित हो जाएंगे और अगर हम भाग्यशाली रहे तो शायद वे अपने ही लोगों पर शक करने लगें। हेई बाओ ने सुझाव दिया। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। मेरे पास अभी भी अपराधियों के कपड़े हैं। मैं अपराधियों का वेश धारण करके जनता के सामने जा सकता हूँ और फिर दूसरों के सामने अपना असली रूप दिखा सकता हूँ।
मैं लू शियाओ को भी वहां छिपा दूंगा और ऐसा दिखाऊंगा कि भागते समय अपराधियों ने उस पर हमला कर दिया। लिन मू ने समझाया। ये सुनकर हेई वान की आंखें चमक उठीं और उसके दिमाग में विचार आने लगे। ये तरीका कारगर हो सकता है, हेई वान ने सिर हिलाते हुए कहा। इसके बाद उन्होंने योजना के बारीक पहलुओं पर चर्चा करने में 5 मिनट और बिताए और फिर अलग हो गए। हेई वान और हेई बाओ के कुछ और सुझावों को शामिल करने के बाद योजना पूरी तरह से तैयार हो गई थी। योजना के अनुसार लिन मू को पहले जाना था, इसलिए वह गाड़ी से उतरकर चला गया। उसके पीछे गाड़ी का दरवाजा बंद हो गया और हेई वान और हेई बाओ के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। हेई वान अचानक सीट पर धंस गया, मानो उसे किसी बात से राहत मिली हो। हान बाओ ने ये देखा लेकिन कुछ पूछा नहीं, बल्कि बोलने लगा। क्या आपको सच में लगता है कि यह योजना सफल होगी? हेई बाओ ने सवाल किया। ऐसा करना ही होगा। उसने जो किया उसके बाद हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचा है, हेई वान ने जवाब दिया। हेई बाओ कुछ पल चुप रहने के बाद फिर बोलने लगा। तुमने मुझे पहले क्यों टोका? हेई बाओ ने पूछा। जब मैं सुबह उनसे पहली बार मिला तो मुझे लगा कि वे संप्रदायों और कुलीन परिवारों के अन्य प्रतिभाशाली साधकों की तरह ही होंगे। लेकिन उनसे बात करने के बाद मुझे लगा कि वे विनम्र और शांत स्वभाव के हैं। लेकिन अब ये सब देखकर मैं ऐसा नहीं कह सकता। तुमने नगर प्रमुख का शव देखा। ये काम कोई साधारण साधक नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। उसने खुद कहा कि उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि उसने अपना आपा खो दिया था। इसका मतलब यही है कि वह हमारी सोच से कहीं अधिक रहस्य छुपा रहा है, हेई वान ने समझाया। लेकिन उसने एक नेक मकसद की वजह से अपना आपा खो दिया, हेई बाओ ने कहा। क्या आपको सच में ऐसा लगता है? जब वह हमें समझा रहा था तब क्या आप उसके व्यक्तित्व में आए बदलाव को महसूस नहीं कर पाए? ये बदलाव सूक्ष्म था, लेकिन फिर भी मैं उसमें छिपी हुई हत्या की मंशा को महसूस कर सकता था। वह हत्या की मंशा बहुत प्रबल थी, बेहद प्रबल। इतना तीव्र कि मैंने ऐसा अनुभव पहले केवल एक बार ही किया है, हेई वान ने उत्तर दिया। तो इसलिए लिन मू के जाने पर उसे राहत महसूस हुई। हेई बाओ ने मन ही मन सोचा। तुम्हारा मतलब है जब बूढ़ा जिंग भगवान के महल में आया था? हेई बाओ ने पूछा। हाँ, उसकी जानलेवा मंशा बूढ़े जिंग जितनी तीव्र तो नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत दमनकारी थी। ऐसा लग रहा था मानो अंधेरे में कोई जहर से भरा खंजर छिपा हो, हेई वान ने उत्तर दिया। हेई वान का जवाब सुनकर हेई बाओ चुप हो गया और सोचने लगा। लिन मू कस्बे के मुखिया के दफ्तर वापस जा रहा था और उसे हेई वान और हेई बाओ के बीच हुई बातचीत की कोई जानकारी नहीं थी। लिन मू इस समय एक इमारत की छत पर खड़ी थी और कूदने के सही मौके का इंतजार कर रही थी। उन्होंने जो योजना बनाई थी उसके अनुसार हेई वान वुलिम शहर के एक उच्च अधिकारी के रूप में दर्शन के लिए आई थी। वे दफ्तर तक जाते और गलियारे में लू शियाओ को पड़ा हुआ पाते। फिर लिन मू अपराधियों के कपड़े पहनकर आता और उन भाड़े के सैनिकों को प्रभावित करता जो स्मृतिभ्रंश करने वाले पाउडर के प्रभाव के कारण घटना को स्पष्ट रूप से याद नहीं कर पाते। और जब सच्चाई सामने आने का समय आएगा तो हेई कोर जनता की धारणा को इस तरह से प्रभावित करेगा कि ऐसा लगे कि असली अपराधी ही ये सब कर रहे हैं। लिन मू नगर प्रमुख और हान लेई के शवों को वापस कार्यालय में रख देगा। लिन मू छत पर तब तक इंतजार करता रहा जब तक उसने गाड़ी को कस्बे के केंद्र की ओर आते नहीं देखा। फिर वह छत से कूद गया और पलक झपकाते ही दफ्तर की बालकनी पर पहुंच गया। दफ्तर के अंदर पहुंचकर उसने पहले के अपराधियों के कपड़े पहन लिए और शवों को उसी जगह रख दिया जहां वे पहले थे। इसके बाद लिन मू ने बेहोश लू शियाओ को दफ्तर के बाहर गलियारे में रख दिया, जिससे ऐसा लगे कि वह भाग रहा है। उसने उसके शरीर पर कुछ हल्के घाव भी कर दिए ताकि यह और भी विश्वसनीय लगे। हालांकि इससे लू शियाओ को अभी थोड़ा दर्द होगा, लेकिन आगे चलकर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब हो जाने के बाद लिन मू गलियारे में इंतजार करने लगा। 1 मिनट बाद कदमों की आहट सुनाई दी। एक कर्मचारी हेई वान और हेई बाओ को ऊपर ले गया। उन्होंने देखा कि लिन मू लू शियाओ के ऊपर तलवार लिए खड़ा है और उसे जान से मारने ही वाला है। तुम कौन हो? कर्मचारी चिल्लाया। पीछे रहो, वह खतरनाक है। हेई बाओ ने आगे आने का नाटक करते हुए आदेश दिया। अध्याय 107 एक छिपा हुआ तिजोरी। फिर कर्मचारी ने खून से लथपथ तलवार और घायल लू शियाओ को देखा।
उसके चेहरे पर भय के भाव देखकर उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। मैं गार्ड को बुलाता हूँ, कर्मचारी ने बिना किसी के कहे ही नीचे की ओर दौड़ते हुए कहा। कुछ ही सेकंड बाद मदद के लिए चिल्लाते हुए वह कर्मचारी वहां से चला गया। वाह, ये तो आसान था। अब अगले भाग की ओर बढ़ते हैं, लिन मू ने कहा। बाकी लोगों ने सिर हिलाया और लिन मू मुड़कर एक दूसरी बालकनी से बाहर निकल गई जो कस्बे के केंद्र की ओर खुलती थी। ये बालकनी कस्बे के केंद्र के बाहर खड़े भाड़े के सैनिकों के ठीक ऊपर खुलती थी। ये वही बालकनी थी जिसका इस्तेमाल महापौर आम लोगों को घोषणाएं और आदेश देने के लिए करते थे। लिन मू ने सबका ध्यान खींचने के लिए पर्याप्त शोर मचाया। इसके लिए उसने बालकनी का दरवाजा जोर से खोला और उस पर चढ़ गया। दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और वे बालकनी की ओर देखने लगे। क्या मेयर आज कोई घोषणा करने वाले हैं? एक आम नागरिक ने पूछा। क्या उसने आखिरकार हमसे मिलने का फैसला कर लिया है? एक भाड़े के सैनिक ने बेजान आंखों से कहा। जाहिर है, वह स्मृति को भ्रमित करने वाले पाउडर के प्रभाव में था। नहीं, ये कौन है? अपराधियों के काले कपड़े पहने लिन मू को बालकनी पर देखकर कुछ लोग चिल्ला उठे। लोगों ने लिन मू की ओर इशारा किया और उसने यह बात नोटिस की। कम से कम वे मुझे देख तो रहे हैं, लिन मू ने सोचा। लिन मू ने बगल में देखा और बगल वाली छत पर कूद गया। फिर वहां से वह आगे भागा और बगल वाली इमारत पर छलांग लगा दी। लिन मू पहले भी दफ्तर से निकलने के बजाय यही रास्ता अपनाता था क्योंकि यह ज्यादा आसान था, लेकिन लोग उसे देख लेते। लेकिन अब यही बात उसके काम आ रही थी। लिन मू ने जानबूझकर ऐसे दिखावटी कदम उठाए जिससे लोग उसे यहां याद रखें। तभी हेई बाओ बालकनी से प्रकट हुआ और लिन मू की ओर देखा। उसे पकड़ो, उसने नगर प्रमुख और उपकप्तान की हत्या की है, हेई बाओ चिल्लाया। जो लोग पहले हेई बाओ पर ध्यान नहीं दे रहे थे, वे अब निश्चित रूप से उस पर ध्यान दे रहे थे। उनमें से कुछ ने उसे हेई वान के साथ शहर के केंद्र में प्रवेश करते देखा था और कर्मचारियों द्वारा उनके साथ किए गए सम्मानजनक व्यवहार को देखकर समझ गए थे कि वह महत्वपूर्ण व्यक्ति है। सबके चेहरों पर हैरानी के भाव छा गए, जो धीरे धीरे भय में बदल गए। अब जाकर हेई बाओ की बातें उनके दिमाग में बैठी। क्या उसने क्या कहा? किसी ने चिल्लाकर कहा। नगर प्रमुख और उपकप्तान की हत्या कर दी गई है। भागते हुए किसी ने चिल्लाकर बाकी लोगों को सचेत करने की कोशिश की। इसके बाद हेई बाओ ने भी लिन मू के पीछे पीछे उसी रास्ते पर चलना शुरू कर दिया, यानी नीचे वाली छत पर कूदकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। वे इमारतों और घरों की छतों से होकर गुजरे जिससे लोग उनका पीछा नहीं कर पाए। लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि लिन मू और हेई बाओ कुछ इमारतों के बाद रुक गए थे और लिन मू ने अपने कपड़े बदल लिए थे। वह कस्बे के केंद्र में पहुंचने के बाद अपने सामान्य कपड़े पहन लेगा। तुम्हें अब कस्बे के केंद्र में वापस जाना होगा। ध्यान रखना कि कोई तुम्हें देख न ले, हेई बाओ ने कहा। हाँ, लिन मू ने सिर हिलाते हुए कहा। इसके बाद लिन मू एक अलग गली में उतरा और कस्बे के केंद्र की ओर लौट आया। उसने उसी इमारत का इस्तेमाल करके छत पर वापस चढ़ाई की जहां से वह गाड़ी पर चढ़ा था, और फिर पलक झपकाते ही वह कस्बे के मुखिया के कार्यालय की बालकनी पर पहुंच गया। लोगों की भीड़ अब भी भयभीत थी और बालकनी पर ध्यान नहीं दे रही थी, इसलिए उसके लिए वापस अंदर जाना आसान हो गया। कार्यालय में प्रवेश करने के बाद उसने जल्दी से अपने सामान्य कपड़े बदले और कमरे से बाहर गलियारे में झांका। लिन मू ने देखा कि कुछ गार्ड और हेई वान बाहर खड़े थे और उन्होंने अभी तक कार्यालय की जांच नहीं की थी। लिन मू ने स्मृति को भ्रमित करने वाला पाउडर गलियारे के बाहर फैला दिया था, इसलिए जो भी पास आएगा वह प्रभावित होगा। उसने हेई वान को पहले ही इस बारे में बता दिया था, इसलिए वह चिंतित नहीं था। अब उसे बस दफ्तर से सटे दूसरे कमरे में छिपने का नाटक करना था। लिन मू ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया तो देखा कि वह कमरा एक शयनकक्ष था। ये भी दफ्तर की तरह ही भव्य ढंग से सजा हुआ था, जिसमें चित्रकारी और कीमती फूलदान रखे थे। कमरे के दूसरे छोर पर एक बड़ा पलंग था। वह चारों ओर से पर्दों से ढका हुआ था और उस पर रेशमी चादरें और तकिए रखे हुए थे। दीवारों के साथ साथ खूबसूरती से नक्काशीदार अलमारियां और दराजें लगी हुई थीं। लिन मू जानती थी कि हेई वान जानबूझकर समय बर्बाद कर रही थी ताकि लिन मू वापस आकर दफ्तर की जांच कर सके। हेई बाओ की वापसी ही वह संकेत था जो उन्होंने पहरेदारों को दफ्तर में प्रवेश करने के लिए निर्धारित किया था।
उनके आने में अभी भी लिन मू के पास कुछ मिनट बाकी थे। इसी दौरान उसने शयन कक्ष का अच्छी तरह से जायजा लेने का फैसला किया। वह ये देखना चाहता था कि क्या कमरे में कोई और सबूत या सुराग छिपा है जो अपराधियों की पहचान करने में उनकी मदद कर सके। लेकिन समस्या ये थी कि लिन मू कमरे में ज्यादा गड़बड़ी नहीं कर सकता था, वरना गार्ड उस पर शक कर सकते थे। हालांकि अगर ऐसी नौबत आती तो उनके पास इससे निपटने की एक और योजना थी। वे सारा दोष दोषियों पर डालने की योजना बना रहे थे। लिन मू ने सबसे पहले अलमारियों की जांच की। उनमें कुछ तरह तरह की चीजें रखी थीं, जैसे गहने, कागज के स्क्रॉल और ब्रश। फिर उसने वार्डरोब की जांच की और उनमें केवल कपड़े ही रखे हुए मिले। कपड़े बेहद आलीशान थे और देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उनकी कीमत लाखों में होगी। कितनी शान शौकत है, वह लालची सुआ, लिन मू ने गुस्से से कहा। लिन मू ने ध्यान नहीं दिया कि ऐसा करते ही उससे एक हल्की सी राक्षसी आभा निकली और कमरे में फैल गई, फिर जल्दी ही गायब हो गई। उसे पता भी नहीं चला कि दीवार पर टंगी स्याही से बनी एक पेंटिंग पर राक्षसी आभा के स्पर्श से एक अतिरिक्त अक्षर प्रकट हो गया। कमरे में इधर उधर देखते हुए लिन मू इस चित्र के पास से गुजरा और इसे ध्यान से देखा। फिर भी उसे इसमें कोई अंतर नहीं दिखा और उसने इसे बाकी चित्रों जैसा ही समझा। उसने पूरे कमरे में छानबीन कर ली थी, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी उपयोगी नहीं मिला। क्या तुम फिर से भूल रहे हो? अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करो, ज़ुकोंग ने फटकार लगाए। अरे हाँ वरिष्ठ, लिन मू ने जल्दी से जवाब दिया। जो कुछ भी हुआ था उसमें लिन मू का दिमाग इतना व्यस्त था कि उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने का ख्याल ही नहीं आया। इसलिए उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को और बढ़ाया और पूरे कमरे का फिर से निरीक्षण करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार उसकी गति कहीं अधिक तेज थी। अंततः उसे कुछ मिल ही गया। पलंग के पीछे से हल्की सी आध्यात्मिक ऊर्जा आ रही थी। लिन मू उसके पास गया और उसे एक तरफ धकेल दिया। हालांकि पलंग बड़ा और काफी भारी था, फिर भी लिन मू की ताकत के आगे वह कुछ भी नहीं था। बिस्तर को एक तरफ हटाने के बाद लिन मू ने उसके पीछे एक तिजोरी देखी। तिजोरी किसी धातु की बनी हुई प्रतीत हो रही थी और उसके सामने एक छोटा सा छेद था, संभवतः चाबी के लिए। इसी तिजोरी से आध्यात्मिक ऊर्जा आ रही थी। चाबी कहाँ हो सकती है? लिन मू ने सोचा। लिन मू तिजोरी को तोड़ सकता था, लेकिन ऐसा करना मुश्किल हो सकता था, इसलिए वह पहले चाबी ढूंढना चाहता था। अगर उसे चाबी नहीं मिली तो शायद वह इसे खोलने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कर सकता था। लिन मू ने पहले ही नगर प्रमुख के शरीर की जांच कर ली थी, इसलिए उसे पता था कि उसके शरीर पर वह वस्तु नहीं थी। उसके पास केवल एक धन थैली और एक लकड़ी की मुहर थी। लिन मू ने उन दोनों को निकालकर जांच की। थैली में कुछ सोने चांदी के सिक्के थे, लेकिन और कुछ नहीं। मुहर लकड़ी की थी, जिसका इस्तेमाल नगर प्रमुख दस्तावेजों पर मुहर लगाने और पहचान पत्र के रूप में करता था। लिन मू ने मुहर को हाथ में लिया और महसूस किया कि यह सामान्य से कहीं अधिक भारी है। लिन मू ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से इसकी जांच की और पाया कि इसके अंदर कुछ छिपा हुआ है। उसने मुहर को खींचा और वह दो हिस्सों में टूट गई, जिससे अंदर छिपी हुई वस्तु प्रकट हो गई। ये वस्तु और कुछ नहीं बल्कि वही चाबी थी जिसकी उसे तलाश थी। ये धातु की चाबी थी जिसके सिरे पर एक अनोखा डिजाइन उकेरा गया था। लिन मू ने चाबी को लॉक में डाला और घुमाया। तिजोरी का दरवाजा खुलते ही एक क्लिक की आवाज सुनाई दी। उसने उसे खींचकर एक तरफ कर दिया। आम दरवाजों के विपरीत ये दरवाजा एक तरफ घूमने के बजाय तिजोरी से पूरी तरह अलग हो गया। ये तो अजीबोगरीब डिजाइन है, लिन मू ने बुदबुदाते हुए कहा। लेकिन जब लिन मू ने तिजोरी के अंदर देखा तो आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अध्याय 108 सुराग इकट्ठा करना। लिन मू ने तिजोरी का दरवाजा खोलते ही उसमें से घनी आध्यात्मिक ऊर्जा निकलती हुई महसूस की। उसने अंदर देखा तो पाया कि तिजोरी में दो खाने थे। ऊपरी खाना ही उस आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत था। उसने हाथ बढ़ाकर एक छोटा सा डिब्बा निकाला जिसमें से मानो आध्यात्मिक ऊर्जा रिस रही थी। लिन मू ने डिब्बा खोला और उसमें 3 आध्यात्मिक पत्थर पाए। ये पत्थर उसके पास पहले से मौजूद पत्थरों से भिन्न प्रतीत हुए। ऐसा लग रहा था कि इन पत्थरों में अन्य पत्थरों की तुलना में कहीं अधिक सघन आध्यात्मिक ऊर्जा भरी हुई थी। क्या ये मध्यम गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन है? लिन मू ने बुदबुदाते हुए कहा। हाँ, ये वाकई मध्यम गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर हैं, लेकिन ये स्थिर नहीं लगते, ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। क्या वे स्थिर नहीं हैं?
लिन मू ने सवाल किया। देखो, इन आध्यात्मिक पत्थरों से ऊर्जा निकल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छे मध्यम गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर को कोई ऊर्जा नहीं छोड़नी चाहिए और उसे पूरी तरह से अपने भीतर समाहित रखना चाहिए। ये पत्थर क्षतिग्रस्त हैं, ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। तो फिर मैं इनका क्या करूं, सीनियर? मेरा मतलब है, क्या ये अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति खोकर बेकार नहीं हो जाएंगे? लिन मू ने पूछा। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस उन्हें रिंग में डाल दीजिए, वे वहां कोई भी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं छोड़ेंगे, ज़ुकोंग ने जवाब दिया। लिन मू ने वरिष्ठ ज़ुकोंग की सलाह मानी और उन्हें अंगूठी में रख दिया। फिर अगली वस्तु की बारी आई, जिसने अंगूठी खोलते ही उसका ध्यान खींच लिया था। ये वस्तु चमक रही थी और आंखों को बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही थी। ये ठोस सोने की छड़ें थीं। ऊपरी भाग का अधिकांश हिस्सा सोने की छड़ों से भरा हुआ था और केवल एक छोटा सा हिस्सा मध्यम गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन वाले बक्से ने घेर रखा था। लिन मू ने उन्हें गिना और पाया कि ऐसी 40 सोने की छड़ें थीं। सोने की ये सभी छड़ें उंगली जितनी मोटी और हथेली के आकार की थीं। प्रत्येक छड़ पर एक विशेष आकृति खुदी हुई थी। उस आकृति में लिखा था शुआंग कियान। लेकिन इसे पढ़ने के बाद लिन मू के भीतर एक बार फिर क्रोध उमड़ने लगा। नगर प्रमुख को ये सारा सोना कहाँ से मिला? और ये नक्काशीदार लेख इस राज्य के नाम को दर्शाते हैं। क्या वह इस सारी दौलत को सबसे छिपा रहा था? लिन मू ने गंभीर स्वर में कहा। लगता है बात बिल्कुल वैसी ही है जैसा आपने सोचा था, लेकिन अभी इसके बारे में सोचने का समय नहीं है। आप बाद में सोच सकते हैं, अभी अपने काम पर ध्यान दें, ज़ुकोंग ने सलाह दी। लिन मू ने हृदय को शांत करने वाले सूत्र का जाप किया और अपने क्रोध को शांत किया। आप सही कह रहे हैं, सीनियर, लिन मू ने जवाब दिया। लिन मू ने तिजोरी के निचले हिस्से की जांच की और पाया कि वह दस्तावेजों, पांडुलिपियों, पत्रों और कुछ लंबी किताबों से भरा हुआ था। लिन मू ने फिलहाल इन सभी को अंगूठी में रखने और बाद में देखने का फैसला किया, क्योंकि उसे लगा कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। ये देखने के लिए कि क्या वे करीब आ रहे हैं, लिन मू दरवाजे पर वापस गया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से गलियारे का अवलोकन किया। ये पुष्टि करने के बाद कि बाहर कोई नहीं है, उसने एक बार फिर बाहर झांका। उसे आश्चर्य हुआ कि गलियारे में बाहर कोई नहीं था। यहां तक कि बेहोश लू शियाओ को भी कहीं ले जाया गया प्रतीत हुआ। वे कहाँ गए? क्या वे जांच करने नहीं आएंगे? लिन मू ने सोचा। लगता है आपके पास और समय है। आपको दफ्तर भी देख लेना चाहिए, ज़ुकोंग ने कहा। लिन मू ने सिर हिलाया और दफ्तर की अच्छी तरह से जांच करने का फैसला किया। उसने अपनी चेतना और स्कैनर का इस्तेमाल करते हुए दफ्तर के हर कोने की बारीकी से जांच की। दफ्तर में बहुत सारे दस्तावेज और सामान थे, इसलिए उसके लिए यह तय करना मुश्किल था कि उनमें से कौन कौन से उपयोगी हैं। कम से कम दफ्तर में तो आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई निशान नहीं मिला। लिन मू को कोई गुप्त कक्ष या ऐसी कोई जगह भी नहीं मिली, इसलिए उसने सबसे स्पष्ट जगहों की जांच करने का फैसला किया। उसने सबसे पहले नगर प्रमुख की मेज की जांच की। मेज पर एक छोटे से स्टैंड में कागजों का एक पिरामिड नुमा ढेर लगा हुआ था, साथ ही कई बही खाते और किताबें भी थीं। सारे कागज पहले से ही खुले हुए थे, इसलिए लिन मू ने उन पर सरसरी नजर डाली। उसने पाया कि वे सभी पत्र थे। उनमें से अधिकतर पत्र पहरेदारों, व्यापारियों और कस्बे के अन्य महत्वपूर्ण लोगों के बीच सामान्य पत्राचार पत्र थे। हालांकि एक पत्र ऐसा था जिसने उसका ध्यान खींचा। ये पत्र ली पेंग नाम के किसी व्यक्ति को संबोधित था। ली पेंग, क्या वह स्पिरिट एप्पल बागानों का सुपरवाइजर नहीं है? लिन मू ने मन ही मन बुदबुदाया। सभी पांडुलिपियों और दस्तावेजों को अंगूठी में रखने के बाद उसने बाद में उनका और गहराई से अध्ययन करने का निर्णय लिया। शायद इस मामले में हेइक और मददगार साबित हो सकती है, लिन मू ने सोचा। वहां कुछ और बही खाते भी थे जिनका इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता था, लेकिन लिन मू को ये समझ नहीं आ रहे थे, क्योंकि उसे इस तरह के कामों का जरा भी अनुभव नहीं था। उसने फिलहाल इन्हें अपने पास रखने का फैसला किया और सोचा कि हेइक और के लोग इन्हें देख लें। लिन मू ने पूरे दफ्तर की छानबीन की और कुछ अजीबोगरीब चीजें पाईं। पहली चीज एक लंबी चाबी थी जिसका इस्तेमाल उसे पता नहीं था। दूसरी चीज डेस्क के पीछे दीवार पर टंगा एक सजावटी भाला था। तीसरी और आखिरी चीज एक शराब का बर्तन था जो बेहद सुगंधित लग रहा था। लिन मू ने इन वस्तुओं को भी अंगूठी में रखने का फैसला किया। तभी उसके पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई।
उसने झट से पीछे मुड़कर देखा तो जमीन पर एक छोटा सा पत्थर पड़ा था। उसने उसे उठाया और पाया कि वह वास्तव में कपड़े में लिपटा हुआ था। लिन मू ने कपड़ा खोला तो पाया कि उस पर कुछ लिखा हुआ था। ये हे शी है। कुछ ही मिनटों में सुरक्षा कर्मियों का एक पूरा दस्ता कस्बे के केंद्र में प्रवेश करेगा। हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक सुरक्षाकर्मी होंगे, इसलिए सावधान रहें। लगता है कुछ बदल गया है, लिन मू ने कहा। आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि उनमें भी साधक हो सकते हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि आप भी साधक हैं, तो वे आप पर शक कर सकते हैं। ज़ुकोंग ने जवाब दिया। जी हाँ सीनियर, लिन मू ने जवाब दिया। लिन मू ने दफ्तर में थोड़ी बहुत गड़बड़ को ठीक किया और फिर बेडरूम में लौट आया। उसने तिजोरी का दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया और उसके सामने बिस्तर रखकर उसे ढक दिया। फिर वह दीवार के सहारे लेट गया और बेहोश होने का नाटक करने लगा। 1 मिनट बाद दफ्तर से एक दरवाजा जोर से खुलने की आवाज आई। कमरे में कई कदमों की आहट गूंज उठी, जो पहरेदारों की चीखों के साथ फैल गई। लिन मू ने सदमे और दहशत भरी चीखें सुनी, संभवतः इसलिए क्योंकि उन्होंने कस्बे के मुखिया और हान लेई के शव देख लिए थे। चुप रहो, एक आवाज चिल्लाए। लिन मू को लगा जैसे उसने यह आवाज पहले भी सुनी हो, लेकिन उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था कि कहाँ। पहले तो उसे लगा कि यह कप्तान की आवाज है, लेकिन फिर उसने यह विचार छोड़ दिया क्योंकि यह आवाज बहुत अलग और धीमी थी। कुछ ही सेकंड बाद बेडरूम का दरवाजा भी जोर से खुला और गार्ड कमरे में दाखिल हो गए। यहाँ हमें लड़का मिल गया है, शयन कक्ष में प्रवेश करने वाले गार्ड ने चिल्लाकर कहा। वह भी बेहोश है, दूसरे गार्ड ने सूचना दी। तभी लिन मू ने शयन कक्ष में कुछ अलग कदमों की आहट सुनी। उसे लगा कि ये पहरेदारों से अलग है क्योंकि उनके जूतों की आवाज अलग थी। अगर पहरेदार मोटे चमड़े के जूते पहने होते तो ऐसा लगता था कि इस व्यक्ति ने फर के जूते पहने हैं। कदमों की आहट लिन मू के पास आकर रुक गई। लिन मू ने अपनी आध्यात्मिक चेतना का उपयोग करके आसपास का दृश्य देखा और अपने बगल में खड़े व्यक्ति को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। ये व्यक्ति कोई गार्ड नहीं बल्कि पर्यवेक्षक ली पेंग था। वह यहाँ क्या कर रहा है, लिन मू ने सोचा। ली पेंग ने अपनी आंखों से लिन मू का जायजा लिया और फिर पहरेदारों की ओर मुड़ गया। उसे बाहर ले जाओ और उसके जख्मों का इलाज करो। साथ ही उच्च अधिकारी हेई वान को बुलाओ, वह घटनास्थल का मुआयना करना चाहेगी। ली पेंग ने आदेश दिया। जी जनाब, गार्डों ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। फिर दोनों गार्डों ने लिन मू को उठाया और उसे नीचे कस्बे के केंद्र की पहली मंजिल की ओर ले गए। रास्ते भर लिन मू सब कुछ देखता रहा। उसने ये भी देखा कि हेई वान हेई बाओ के साथ कस्बे के मुखिया के कार्यालय के बाहर खड़ा था। बोलने से पहले गार्ड एक पल के लिए हेई वान के पास रुके। सर, सुपरवाइजर महोदया को अंदर आने के लिए आमंत्रित करते हैं, गार्ड ने आदरपूर्वक कहा। लिन मू ने देखा कि हेई वान उसे देख रहा था और उसके इशारे का इंतजार कर रहा था। ये समझते हुए लिन मू ने अपनी आंखें खोलने का फैसला किया। मैं कहाँ हूँ? लिन मू ने जागने का नाटक करते हुए बुदबुदाया। पहरेदारों ने उसकी आवाज सुनी और अब जाग चुके लिन मू की ओर देखा। हेई वान ने भी लिन मू की ओर देखा और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसे संकेत दिया। लिन मू ने आध्यात्मिक शक्ति का स्पर्श महसूस किया और हल्के से सिर हिलाया। इस लड़के को क्या हुआ? हेई वान ने पूछा। अध्याय 109 हेई वान जांच करता है। जवाब देने से पहले गार्डों ने एक पल के लिए घबराकर सांस ली। वह टाउन हेड के बेडरूम में बेहोशी की हालत में छिपा हुआ मिला। सुपरवाइजर ने हमें उसे वैद्य के पास ले जाने का आदेश दिया है ताकि उसकी जांच और चोटों का इलाज किया जा सके, एक गार्ड ने आदरपूर्वक कहा। तुम ऐसा नहीं करोगे, उसे कोई चोट नहीं आई है, हेई वान ने कहा। हेई वान की बातें सुनकर पहरेदार तनावग्रस्त हो गए। वे तय नहीं कर पा रहे थे कि पर्यवेक्षकों की बात सुने या उच्च अधिकारी हेई वान की। लेकिन महोदया, हमें आदेश मिला है, दूसरे गार्ड ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा। जब हेई वान ने दोबारा बोलना शुरू किया तो उसकी उपस्थिति गंभीर हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदेशों का उल्लंघन करने की? बस मेरी बात मानो, मैं बाद में खुद इस लड़के से पूछताछ करूंगा, हेई वान ने आदेश दिया। जी मैडम, गार्डों ने भयभीत स्वर में उत्तर दिया। इसके बाद गार्डों ने लिन मू को दीवार के सहारे नीचे उतारा और हेई वान को दफ्तर के अंदर ले गए। लिन मू ने राहत की सांस ली और दीवार के सहारे आराम से बैठ गया। लगता है सब योजना के मुताबिक ही चल रहा है।
अब बस इंतजार करना होगा। लिन मू ने सोचा। लेकिन हे इवान की असली पहचान क्या है, जिसके चलते वह अपना प्रभाव जमा पा रही है और गार्डों को आदेश दे पा रही है? लिन मू ने मन ही मन बुदबुदाया। नगर प्रमुख के कार्यालय के अंदर हे इवान जमीन पर पड़े शवों को देख रही थी। हालांकि उसने उन्हें पहले भी देखा था, लेकिन उन्हें दोबारा देखना बेहद मार्मिक था। लिन मू जरूर बहुत गुस्से में रहा होगा, तभी उसने नगर प्रमुख की खोपड़ी को इस तरह कुचल दिया। हमें इसकी गहराई से जांच करनी होगी, हे इवान ने सोचा। तो ये है नगर प्रमुख और उपकप्तान हान लेई, हे इवान ने कहा। जी महोदया, गार्ड ने उत्तर दिया। हे इवान ने सिर हिलाकर उन्हें आगे बढ़ने का इशारा किया। फिर गार्ड उसे बेडरूम में ले गया, जहां सुपरवाइजर ली पेंग और कुछ अन्य गार्ड उसका इंतजार कर रहे थे। ली पेंग ने घूंघट के पीछे छिपे हे इवान के चेहरे को देखा और हल्की सी मुस्कान दिखाए। नमस्कार मैडम हे इवान। ली पेंग ने हाथ जोड़कर आदरपूर्वक अभिवादन किया। नमस्कार। तो ये क्या है जो मैं उत्तरी कस्बे में प्रवेश करते ही पहले दिन देख रही हूँ? हे इवान ने ठंडे स्वर में कहा। हे इवान की बातें सुनकर ली पेन के माथे पर पसीना आ गया और वह थोड़ा घबराया हुआ सा लग रहा था। बोलने से पहले उसने गहरी सांस ली। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। ली पेन ने कहा। हम बस इतना ही कहना है। क्या आपके पास कोई संभावित संदिग्ध नहीं है? हे इवान ने सवाल किया। नहीं महोदया, हमें अभी भी जांच करनी होगी ताकि कुछ अंदाजा लग सके, ली पेंग ने घबराते हुए जवाब दिया। ली पेंग, क्या तुम उत्तरी शहर में आने के बाद सुस्त हो गए हो? क्या तुम्हें पता भी है कि मैं यहाँ क्यों हूँ? हे इवान ने गुस्से से भरे स्वर में आगे पूछा। नहीं, मुझे लगा कि आप बस यहाँ से गुजर रहे थे, ली पेंग ने जल्दी से कहा। घूंघट से ढके हुए हे इवान के चेहरे पर एक तीक्ष्ण भाव प्रकट हुआ, फिर भी ली पेंग उसे महसूस कर सकता था। अगर मैं यहाँ से गुजर रहा होता तो मैं यहाँ से कहाँ जा रहा होता? जंगल में, हे इवान ने चिढ़ाते हुए कहा। मैं यहाँ हाल ही में घटी गुमशुदा लोगों की घटनाओं और अन्य मामलों की जांच करने आया हूँ, तुम मूर्ख हो, हे इवान ने घोषणा की। जी हाँ महोदया, उम्र के कारण इस सेवक का दिमाग थोड़ा भ्रमित हो गया है और वह ठीक से सोच नहीं पाता। ली पेंग ने झुककर जल्दी से माफी मांगी। क्या आपको नहीं लगता कि जिसने ये किया है वह संभवतः वही व्यक्ति है जो लापता होने की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है? हे इवान ने कहा। क्या वे हैं? ली पेंग ने अचंभित भाव से पूछा। ली पेंग को सच में कस्बे में इन दिनों हुई घटनाओं के बारे में बहुत कम जानकारी थी। हालांकि उसे घटनाओं के बारे में पता था और उसने कस्बे के मुखिया से इस बारे में पूछा भी था, लेकिन उसे जो जवाब मिला वह बिल्कुल अलग था। कस्बे के मुखिया ने उसे जवाब दिया कि यह घटना महज एक धोखा थी और भाड़े के सैनिक मुआवजा पाने के लिए ये सब नाटक कर रहे थे। वे यहाँ रहते हुए कस्बे से कुछ फायदे हथियाने की कोशिश कर रहे थे। जहां तक पिछले उपकप्तान के गायब होने की बात थी, उसने इसका कारण किसी आत्मा राक्षस का हमला बताया। ली पेन स्वयं स्पिरिट एप्पल की फसल के हिसाब किताब और बही खातों को मिलाने में व्यस्त थे। फसल कटाई समाप्त होने के बाद से वे सारा समय अपने दफ्तर में बैठकर इसी काम में बिता रहे थे। इस बार वो लिम शहर के मेयर उन पर पहले से कहीं ज्यादा दबाव डाल रहे थे, जिससे उन्हें लगा कि शायद मेयर को पैसों की सख्त जरूरत है। हालांकि उन्हें इसका कोई ठोस कारण नहीं मिल पाया। अरे बेवकूफ, मेरे अधीनस्थ हेई बाओ ने उसका पीछा किया और उसे देख लिया। बाहर मौजूद अन्य लोगों और पहरेदारों ने भी उसे देखा, और भाड़े के सैनिकों से कुछ सवाल पूछने पर मुझे पता चला कि उनमें से कुछ ने शिविर में पहले भी इसी तरह के व्यक्ति को देखा था, हे इवान ने जवाब दिया। हे इवान द्वारा भाड़े के सैनिकों से पूछे गए आखिरी सवाल का जवाब झूठ था, लेकिन हे इवान जानती थी कि ली पेंग उसके शब्दों पर सवाल उठाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। हालांकि हे इवान में अकेले ही नगर प्रमुख और पहरेदारों को दबाने की शक्ति थी, लेकिन वह बिना किसी ठोस कारण के ऐसा नहीं कर सकती थी। अगर मेयर ने उसके कार्यों की जांच करने का फैसला किया तो वह मुसीबत में पड़ सकती है, जिससे उसके स्वामी की योजनाओं को और भी नुकसान होगा। लेकिन अब जब उसके पास कार्रवाई करने का बहाना था, तो वह जांच के बहाने का इस्तेमाल करके जो चाहे कर सकती थी। तो भाड़े के सैनिकों के लापता होने की खबरें सच हैं? ली पेंग ने वास्तविक चिंता के साथ पूछा। ली पेंग के लहजे में आए बदलाव को देखकर हे इवान समझ गई कि वह उस आदमी को मनाने में कामयाब हो गई है और अब वह इसके लिए तैयार है। बिल्कुल ऐसा ही था।
मुझे नहीं पता कि कप्तान, उपकप्तान और नगर प्रमुख इन दिनों क्या कर रहे हैं, लेकिन यह निश्चित है कि वे काम में ढिलाई बरत रहे हैं। हे इवान ने उत्तर दिया। कार्यालय में चारों ओर देखो, तुम्हें साफ पता चल जाएगा कि हत्यारा मूल रूप से कुछ चुराने आया था। उसने शायद उपकप्तान और नगर प्रमुख को इसलिए मारा होगा क्योंकि उन्होंने उसे देख लिया था, या उनके पास वह वस्तु थी जो वह चाहता था। हे इवान ने समझाया। हे इवान की बातें सुनकर ली पेन को बात समझ में आ गई। उसने बेडरूम और दफ्तर का फिर से जायजा लिया और पाया कि कुछ चीजें गायब थीं, जबकि कुछ चीजों को इधर उधर कर दिया गया था। कार्यालय और शयन कक्ष की जांच करो, पता लगाओ कि क्या गायब है और एक सूची बनाओ। ली पेंग ने पहरेदारों को आदेश दिया। जी साहब, गार्डों ने एक साथ जवाब दिया और ली पेंग के आदेशों का पालन करने के लिए दौड़ पड़े। हे इवान ने सहमति में सिर हिलाया और पहरेदारों को अपना काम करने दिया। फिर वह ली पेंग की ओर मुड़ी और उसे देखने लगी। हम उस लड़के के बारे में क्या जानते हैं? हे इवान ने सवाल किया। हमने उसे बेहोश पाया और वह बेडरूम के एक कोने में छिपा हुआ था। वह पूर्वी जिले के निवासियों द्वारा आयोजित रात्रि जागरण का हिस्सा था। उन्हें नगर प्रमुख को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। ली पेंग ने जवाब दिया। और कुछ है जो मुझे जानना चाहिए? हे इवान ने दोहराया। ली पेंग ने गहरी सांस ली और अपनी झिझक जाहिर की। हे इवान ने ये देखा और सोचा कि आखिर बात क्या है। बोलिए, आप खुलकर बोल सकते हैं। हे इवान ने कहा। इस नौकर की गुस्ताखी के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ली पेंग ने पहले से ही माफी मांग ली। मैं उस लड़के को जानता हूँ। उसका नाम लिन मू है और मैं उससे पहले एक बार मिल चुका हूँ। ली पेंग ने कहा। ली पेंग की बातें सुनकर हे इवान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। ली पेंग पहले लिन मू से मिल चुका है, लेकिन कैसे? लिन मू ने हमें इसके बारे में नहीं बताया। हे इवान ने सोचा। तो तुम लिन मू से कहाँ और कैसे मिले? हे इवान ने पूछा। इस नौकर की मुलाकात लिन मू नाम के लड़के से लगभग 2 महीने पहले हुई थी। उसे बाग में नुकसान पहुंचाने के लिए दंडित किया गया था और मुआवजे के तौर पर उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई थी। बाद में उसका युआन तू नाम के एक व्यक्ति से झगड़ा हो गया और मैंने उस झगड़े को सुलझाया। ली पेंग ने जवाब दिया। ये जानकारी हे इवान के लिए बिल्कुल नई थी और इससे उसे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि लिन मू के बारे में और क्या क्या बातें छिपी हुई हैं। मुझे विस्तार से समझाओ, हे इवान ने आदेश दिया। हे इवान के आदेशों का पालन करते हुए ली पेंग ने शुरू से ही घटनाओं का पूरा क्रम समझाना शुरू किया। लिन मू बागों में कैसे काम करता था, दुर्घटना, विवाद, उसे शहर से निकाल दिया जाना, उसका वापस लौटना और युआनतू के साथ विवाद होना और अंत में युआनतू को दंडित किया जाना। हे इवान ने भले ही अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत हैरान थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि 2 महीने पहले तक लिन मू एक आम नागरिक थी। इतने कम समय में वह इतना शक्तिशाली साधक कैसे बन गया? हे इवान ने बुदबुदाते हुए कहा। अगर यह सच है तो उसकी पृष्ठभूमि को कम नहीं आंका जा सकता। जो कोई भी उसके जैसे आम आदमी को इतनी तेजी से प्रगति करने दे, वह जरूर एक असाधारण गुरु होगा। इसके लिए आवश्यक संसाधन भी बहुत अधिक होंगे। हे इवान ने दृढ़ निश्चय व्यक्त किया। फिर ली पेंग ने घबराकर बोलना शुरू किया। क्या मालकिन को भी लगता है कि यह लड़का, लिन मू, संदिग्ध है? ली पेंग ने पूछा। अध्याय 110 योजना सफल होती है। उस समय ली पेंग का सवाल सुनकर हे इवान स्तब्ध रह गई, लेकिन उसने उसे यह महसूस नहीं होने दिया। ली पेंग को लगा कि हे इवान गहरी सोच में डूबी हुई है। हे इवान ली पेंग को लिन मू पर शक नहीं करने देना चाहती थी, क्योंकि इससे कई जटिलताएं पैदा हो सकती थीं। इसलिए हे इवान ने बोलने से पहले 1 मिनट तक सोचा। इस दौरान ली पेंग ने बिना उसे परेशान किए धैर्यपूर्वक चुपचाप प्रतीक्षा की। मुझे नहीं लगता कि वह इतना संदिग्ध है। आपको ऐसा क्यों लगता है? हे इवान ने कहा। लिन मू उस हमले में बच गया जबकि उपकप्तान और नगर प्रमुख भी नहीं बच पाए। और वह शयनकक्ष में छिपा हुआ था, फिर भी अपराधी उसे ढूंढ नहीं पाया। मुझे इस पर संदेह है, ली पेंग ने जवाब दिया। तुम्हारे संदेह कुछ हद तक सही हैं, लेकिन अभी तुम्हारे पास केवल परिस्थितिजन्य सबूत हैं। वह दूसरा आदमी लू शियाओ भी भागकर बच गया। हालांकि अपराधी उसे जान से मारने के बहुत करीब था और अगर हम वहां न पहुंचते तो वह उसे मार ही डालता। हे इवान ने कहा। इसके अलावा क्या आपने यह नहीं कहा था कि लड़का अनाथ और गरीब है?
अगर वह अपनी ताकत बढ़ा भी ले तो क्या आपको लगता है कि वह उप कप्तान हान ली जैसे साधक को हराने के लिए काफी होगा? हे वान ने आगे कहा। ली पेंग ने कुछ सेकंड सोचने के बाद सिर हिलाया। मैडम सही कह रही हैं, हमारे पास अभी भी सभी तथ्य नहीं हैं। जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालना मेरे लिए अनुचित होगा। ली पेंग ने जवाब दिया। मैं खुद लिन मू से पूछताछ करूंगा, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। ओह, और हाँ, लिन मू अब जाग गया है, हे वान ने कहा। यह सुनकर ली पेंग थोड़ा हैरान रह गया। वह जाग गया है, यह अच्छी बात है, हम उससे तुरंत पूछ सकते हैं। ली पेंग ने जवाब दिया। इतनी जल्दी नहीं, मुझे लगता है कि उसे कुछ परेशानी है। जब वह जागा तो मानसिक रूप से ठीक नहीं लग रहा था। उसे थोड़ी देर आराम करने दो, तब तक हम इस जगह की जांच करेंगे, हे वान ने कहा। जैसा महोदया चाहें, ली पेंग ने हाथों को जोड़कर जवाब दिया। इसके बाद ली पेंग ने अपने पास खड़े पहरेदारों की ओर मुड़कर उन्हें इशारा किया। एक पहरेदार उनके पास आया और सम्मानपूर्वक उनके सामने खड़ा हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास उन वस्तुओं की प्रारंभिक सूची है जो फिलहाल गायब लग रही हैं। गार्ड ने रिपोर्ट दी। इसके बाद गार्ड ने उन सभी चीजों की सूची बनाना शुरू कर दिया जो उन्हें पता चली थी। इनमें नगर प्रमुख की मेज पर रखे पत्र, सजावटी भाला, नगर प्रमुख की निजी मुहर और बही खाते शामिल थे। ली पेंग और हेई वान ने पूरी एकाग्रता से रिपोर्ट सुनी, उनके दिमाग में विचार आने लगे और उन्होंने अपने अपने सिद्धांत बनाने शुरू कर दिए। जल्द ही गार्ड ने रिपोर्ट समाप्त की और फिर अपने काम पर जाने के लिए रवाना हो गया। जैसा आप सोच रही हैं, मैडम हेई वान, बिल्कुल वैसा ही है। अपराधी ने बहुत सारे दस्तावेज और पत्र चुरा लिए हैं। उसका मकसद शायद सरकारी मामलों से जुड़ा हुआ है। ली पेंग ने कहा। मुझे लगता है कि बात यही खत्म नहीं होती। अगर उसे सिर्फ दस्तावेज चाहिए होते तो वह ये काम तब कर सकता था जब दफ्तर में कोई नहीं था। लेकिन इसके बजाय उसने तब चोरी करना चुना जब यहाँ 4 लोग मौजूद थे। ऐसा क्यों हुआ होगा? हे वान ने कहा। शायद वह यहीं छिपा हुआ था और अनजाने में पकड़ा गया, ली पेंग ने जवाब दिया। ली पेंग की बातों के जवाब में हे वान ने अपना सिर हिलाया। नहीं, उसने कस्बे के मुखिया और उपकप्तान की हत्या करने के बाद 2 लोगों को जिंदा छोड़ दिया। यह उसकी गलती या अनजाने में किया गया काम नहीं लगता। जरा सोचो कि पिछले कुछ दिनों में कस्बे में क्या क्या हुआ है और कल रात सोते हुए निवासियों के साथ क्या हुआ। हे वान ने जवाब दिया। ली पेंग ने कुछ देर तक भौहें चढ़ाकर सोचा, फिर अचानक उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। अपराधी तो यहाँ बयान देने आया था, ली पेंग ने हैरानी से कहा। अब वह ठीक वही है जहां हम उसे चाहते थे। हे वान ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा। बिल्कुल सही, शायद अपराधी हमें चेतावनी दे रहा था कि हम उनके मामलों में दखल न दें। ऐसा लगता है कि यह काम कुछ मुट्ठी भर लोग नहीं बल्कि एक संगठन कर रहा है, हे वान ने समझाया। अगर वाकई ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हैं तो हमें मेयर को सूचित करना होगा, ली पेंग ने घबराए हुए स्वर में कहा। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। अपराधी स्पष्ट रूप से एक साधक है और आप लोगों के लिए उससे निपटना बहुत मुश्किल होता। लेकिन अब जब मैं यहाँ हूँ तो मैं इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देखूंगा, इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हे वान ने उत्तर दिया। ली पेंग अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं लग रहा था, यह उसके चेहरे पर स्पष्ट दिख रहा था। अगर आपको लगता है कि मेरे पास पर्याप्त लोग नहीं हैं, तो चिंता न करें। मैं इस बार अपने साथ 6 साधक लेकर आया हूं। हम आने वाली अधिकांश चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे, हे वान ने आगे कहा। ली पेंग ने सिर हिलाकर जवाब दिया और उसकी बात मान ली। तो अब चलो लिन मू का हालचाल पता करते हैं। उसके लिए अपनी मानसिक स्थिति को संभालने का ये सही समय होगा, हे वान ने आदेश दिया। ली पेंग और हे वान दफ्तर से निकलकर बाहर गए और लिन मू को जमीन पर बैठे हुए देखा। हे वान ने लिन मू को देखते ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करते हुए उसे 2 बार स्पर्श किया। लिन मू ने इसे महसूस किया और धीरे से सिर हिलाकर जवाब दिया। यह एक संकेत था कि उन्होंने योजना के अनुसार क्या करने का फैसला किया था। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हे वान इसे 2 बार करेगी, अगर सब कुछ गड़बड़ हुआ तो वह इसे 3 बार करेगी, और अगर सब कुछ बिगड़ गया तो वह 4 बार भी ऐसा करेगी। आखिरी संकेत का मतलब था कि लिन मू को इसे मिलते ही तुरंत भाग जाना चाहिए।
लेकिन सौभाग्य से सब कुछ योजना के अनुसार ही हुआ और उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हे इवान और ली पेंग लिन मू के सामने आकर खड़े हो गए, जिसके जवाब में लिन मू भी खड़ा हो गया। हे इवान ने सबसे पहले बोलना शुरू किया क्योंकि वह इस बातचीत का नेतृत्व करना चाहती थी ताकि इसे उनकी इच्छित सीमाओं के भीतर रखा जा सके। लिन मू, तुम यहाँ कैसे आए? हे इवान ने सवाल किया। लिन मू ने ली पेन की ओर देखा, जिसने सिर हिलाकर उसे जवाब देने का इशारा किया। ली पेन को मन ही मन लिन मू के प्रति थोड़ी सी स्वीकृति का भाव महसूस हुआ। कम से कम इस लड़के को सम्मान करना तो आता है, ली पेन ने सोचा। लिन मू को इस बात का पता नहीं था, लेकिन उनके इस छोटे से इशारे ने ही ली पेन के मन को उनके पक्ष में झुका दिया था। मुझे नगर प्रमुख को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। हम उप कप्तान हान लेई के साथ यहाँ आए हैं, लिन मू ने कहा। लिन मू कुछ देर रुका, मानो कुछ सोच रहा हो। जल्द ही उसके चेहरे पर उलझन और हैरानी के भाव आ गए। मुझे याद नहीं आ रहा कि इमारत में प्रवेश करने के बाद क्या हुआ। मुझे खेद है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लिन मू ने बताया। लिन मू की प्रतिक्रिया सुनने के बाद ली पेन के चेहरे पर अब एक जटिल भाव दिखाई देने लगा। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हें याद नहीं है? ली पेन ने कहा। ली पेन के बोलते ही ठीक उसी क्षण दरवाजे पर खड़े दोनों गार्ड अचानक जमीन पर गिर पड़े। हे इवान और ली पेन तुरंत मुड़कर देखने लगे। तुम दोनों क्या कर रहे हो? ली पेन ने सवाल किया। दोनों गार्डों के चेहरों पर उदासी और भावहीनता साफ दिखाई दे रही थी, और जल्द ही दफ्तर के अंदर से और भी आवाजें आने लगीं। दफ्तर के अंदर से वस्तुओं के टूटने की तेज आवाज के साथ साथ गार्डों की कराहें भी सुनाई दे रही थीं। ली पेन अब बेहद चिंतित महसूस कर रहा था और जैसे ही वह जांच करने ही वाला था कि किसी ने उससे रोक दिया। रुको, अंदर खतरा हो सकता है, मुझे पहले जाने दो, हे बाओ ने जल्दबाजी में कहा। हे इवान ने भी सिर हिलाकर जवाब दिया और बोली, हे बाओ को पहले जाने दो, वह एक साधक है। ली पेंग ने सहमति में सिर हिलाया और हे बाओ को आगे बढ़ने दिया। हे बाओ ने अपनी तलवार निकालकर दफ्तर का दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर चारों दंग रह गए। लगभग सभी गार्ड जमीन पर पड़े हुए थे और कुछ सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। ये देखकर स्पष्ट था कि वे जमीन पर गिर पड़े थे और उनके हाथों में जो भी सामान था वह भी उनके साथ नीचे गिर गया था। हे बाओ ने पहरेदारों की जांच की और पाया कि वे जाग रहे थे, लेकिन जब उसने उनसे बात करने की कोशिश की तो उसने पाया कि वे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे और एक अजीब तरह के स्तब्धता में लग रहे थे। उसने लगभग सभी के साथ ऐसा ही किया और केवल पहरेदारों का कप्तान ही थोड़ा बहुत प्रतिक्रिया देता हुआ प्रतीत हुआ। यहाँ क्या हो रहा है? ली पेंग ने सवाल किया। हमें अभी इस जगह से निकलना होगा। मेरा अनुमान है कि उन्हें किसी चीज से जहर दिया गया है, हे इवान ने जवाब दिया। हे बाओ ने अभी भी थोड़े सामान्य दिख रहे गार्ड कप्तान से कुछ सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन जवाब में उसे बस इतना ही मिला, मैं कहाँ हूँ? कप्तान ने पूछा।